पढ़ते चले, आगे बढ़ते चले और पहले प्रश्न को बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। पहले प्रश्न पर थोड़ा-सा डिस्कशन है, चर्चा है, चर्चा को हम लोग यहाँ पर अच्छे से अंजाम देते हैं, इस प्रश्न का हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, इसको एकदम अच्छे से कवर करके तब आगे बढ़िएगा, फील करते हुए। कहा किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? मेरे पास 4 दिए गए ऑप्शन हैं, दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनखंड के। अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर हम दो क्रमागत पूर्णांक के लिए धनात्मक में मान लो 1 और 2 लिया, मैं इसका वर्ग करूं 1 आएगा, इसका वर्ग करूं 4 आएगा, अंतर करिए 3 आया। और अगर फील करिए तो 1 + 2 3 ही होता है, इनका जोड़ करके देखिए तो 3 ही आया। इसी प्रकार से कुछ और सोचा, मान लो मैंने 2 सोचा, 3 सोचा, इसका वर्ग किया 4, इसका वर्ग किया 9, 9 और 4 का अंतर देखो, अगर 9 और 4 का अंतर सोचा जाए तो 5 है और 2 3 को जोड़कर देखिए 5 है। तो कन्फर्म एक बात होता जा रहा है कि हम जब कभी भी किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों को यहाँ पर वर्गों को फाइन करके उनका डिफरेंस अर्थात अंतर निकालते हैं, तो सदैव यह अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। मतलब जिन संख्याओं का उपयोग आपने ए और बी किया है, ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, कभी भी अगर दो पूर्णांक हैं और एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू ए बी है, याद रखिएगा ए वर्ग डिफरेंस बी वर्ग सदैव ए प्लस बी के बराबर होगा। इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, ए वर्ग और बी वर्ग का डिफरेंस जो होगा दैट विल ऑलवेज बी द सम ऑफ ए एंड बी। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन सही हल माना जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे और ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, सही सिंसियरली हल करते चलिएगा, ये आपके लिए उपयोगी और वैल्यूएबल होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, एक समीकरण की भांति प्रश्न को दिखाया गया है, थोड़ा सा सिंसियरिटी की आवश्यकता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर कर पाएंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पे प्रेजेंट कर देता हूँ। 0.1 का होल वर्ग है, 0.01 का होल वर्ग है, 0.009 का होल वर्ग है। डिवाइड बाई अगर देखा जाए तो एक एक शून्य बढ़ा है, 0.01 का होल वर्ग है, 0.001 का होल वर्ग है और फाइनली 0.0009 का होल वर्ग है। इसका मान बताना है, किसी का हल हो जाए तो बताए उत्तर, कौन बता सकता है हमें? जैसे हम जानते हैं कि इनमें सिमिलरिटी तो दिख रही है बट कंट्राडिक्शन भी दिख रहा है। हम दोनों के बीच के संबंध को निर्धारित कर सकते हो भी कैसे? अगर आप 0.1 को 10 से भाग कर दें तो आपको कन्फर्म है 0.01 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर इसमें भी 10 से भाग दें तो इसके बराबर होगा, इसमें भी 10 से भाग दें तो इसमें भी बराबर होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये बना है कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो, 10 को 10 से इसमें भी भाग दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी, मतलब प्रत्येक में 10 से भाग किया गया। बेसिकली 10 से भाग करने का सेंस है 10 सब में से कॉमन कर लिया गया। भाग देना मतलब जैसे अगर कभी कॉमन निकालने का सेंस होता है कि उसमें से भाग दे दिया गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रत्येक में 10 से कॉमन अगर हम 10 कॉमन कर लेते हैं तो सब में वर्ग है तो 10 का वर्ग बाहर निकलेगा। इसका मतलब हम 10 का वर्ग जैसे ही निकालेंगे, अंदर था तो 10 था, ये मत सोचना कि 100 था। अंदर था तो 10 था, बाहर निकला तो 10 का वर्ग हो गया। अब जैसे ही मतलब एक सेंस बना कि 10 बाहर निकला तो 0.01 का होल वर्ग हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 0.001 का होल वर्ग हो जाएगा। फाइनली 0.0009 का होल वर्ग हो जाएगा और नीचे सेम टू सेम वही वैल्यू है। अगर सेम है तो दोनों खत्म होके अंडर रूट 10 का वर्ग बनेगा, तो जाहिर सी बात है उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। कितने लोगों को समझ में आ गया था? सही उत्तर देखिए 10 ने सबने बताया। कंडीशन समझते जाइएगा। यस 10 आंसर आएगा, सही बात है। बाकी ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। राइट सॉल्यूशन 10 यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरे प्रश्न का करेक्ट हल आपने देखा है 10, बी ऑप्शन करेक्ट हल, सही आंसर इस प्रश्न के लिए लेकर चलते हैं। लॉक कर लीजिए इस ऑप्शन को और तीसरे प्रश्न पर मेरे साथ आप बढ़ चलिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने फिर देखिए इसी तरह का कैलकुलेटिव समीकरण है और आप सभी लोग हल करके बताइए, इस प्रश्न का हल कीजिए। क्या दिया है? दिया है 1 पॉइंट, प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी लोग, और जब आप ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात उत्तर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 1.125 गुणे 10 की पावर k है और बराबर है 0.00125, ओ सॉरी 1125 जो बता सकते हैं प्लीज हल करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। 0.001125 मुझे यहाँ पर k का मान बताना है। ये तभी संभव है, ठीक है, ये तभी संभव है जब हम लोग यहाँ पर डेसिमल का कैलकुलेशन समझते हो। सेंस ये बन रहा है कि 10 की पावर k यहाँ रहेगा, ये जाकर के इसको भाग करेगा, अर्थात
0.001125 डिवाइडेड बाई 1.12 1.125। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरुआत हो रही है, दशमलव 0 दशमलव है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। जब भी ऊपर छोटा हो, नीचे बड़ा हो, और ध्यान से देखिएगा तो वैल्यू सेम ही है। अगर दशमलव को इग्नोर कर दीजिए तो 1125 तो मैं कहता हूँ दशमलव इग्नोर कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए क्या होगा। 1 होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ 6 अंकों पर दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों पर दशमलव है, यहाँ 6 अंकों पर दशमलव, यहाँ पर 3 और 6, 3 का डिफरेंस 3 का होता है, तो आप यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ये बात ध्यान से रखना होता है कि जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो मान दशमलव में आता है। यही ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता तो 1 के बाद उतने 0 बढ़ जाते। ये 10 की पावर k के बराबर है। तो जाहिर-सी बात 10 की पावर k जो होगा 10 की पावर -3 के बराबर होगा। बेसिस अगर सेम है तो पावर आप इक्वल कर दो। बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, गलती मत करिए। इधर-उधर अपना जो है सेंस सही लेकर चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 10 की पावर -3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 0.01001। यस, अब सही है। गलती हो रही थी ना, गलती मत कीजिए। तीसरा हमारा डन हो चुका है। चौथे प्रश्न पर मैं पहुंच रहा हूं। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है एक के बाद कहां पहुंच गए पता ना चलेगा। तो एक के बाद देखिए, हाँ, जब ऊपर 6 अंक थे नीचे 3 तो दोनों का अंतर 3, बिल्कुल सत्यम, आपने सही एनालिसिस किया। अब देखो जैसे हम कर रहे थे अभी कैलकुलेटिव, पहुंच गए अभी हम लोग यहाँ पर क्षेत्रमिति के प्रश्न में। क्वेश्चन क्या है देखो, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। भाई देखो, हमारे पास एक आयत रहा होगा और हमारे पास एक वर्ग भी रहा होगा। अब अभी कोई साइड्स नहीं मेंशन है, एक साइड मेंशन है आयत की, जो लंबाई है जो कि 20 है। एक बात इसने हमसे कहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसकी सभी भुजाएं a लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a वर्ग होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है, अगर यल है और ये b है तो यल बी बराबर थ्राइस a वर्ग, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, मतलब किसकी? उसकी चौड़ाई, किसकी? आयत की चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो अगर हमारे पास इसकी भुजा a है, तो इस आयत की जो चौड़ाई होगी, वो चौड़ाई हो जाएगी 3/2 इंटू a। लंबाई पता है 20, चौड़ाई पता हो गया 3/2 गुणे a बराबर 3a वर्ग कर दीजिए। एक वर्ग इससे खत्म हो गया, 3 3 से खत्म हो गया, 2 दहम में 20 होता है, तो a बराबर 10 हो जाएगा। सेंस a बन रहा है कि यहाँ पर जो वर्ग था उसकी भुजा कितनी बनकर आ रही है? 10 आ रही है। 10 करेक्ट हल के रूप में है। चौथे प्रश्न का राइट कैलकुलेशन है, राइट वैल्यू है। आपने देखा इसका क्षेत्रफल, इसका 3 गुना इसके क्षेत्रफल के बराबर, जो भुजा इसमें थी और दूसरा संबंधित थी, दोनों का उपयोग किया और आंसर बता दिया 10 है। तो करेक्ट हल आपका 10 है। तो प्लीज अभी इस प्रश्न को भी आप लोग लॉक करिए इसके आंसर को और दूसरे नहीं 5वें प्रश्न पर आगे बढ़िए। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से अवेलेबल है। ज्यामिति का ही प्रश्न है, सेंस अच्छा है, थीम अच्छी है। आप जब पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन से हो सकता है, थोड़ा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। ठीक, आइए, मान लीजिए ए और बी दो बिंदु हैं। बिंदु पी का बिंदुपथ क्या होगा? इस प्रकार ये थोड़ा सा यहाँ पर एक सेंस बननी चाहिए थी। मान लीजिए दो बिंदु ए और बी है, जो एक वृत्त के हिसाब से यहाँ पर प्लान किया गया था। बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा? इस प्रकार की कोण APB, जैसे ध्यान से देखिएगा, एक A है, दूसरा B है और यहाँ पर एक P है। मेरी बात को समझिएगा। एक वृत्त पर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वृत्त पर बेस्ड क्वेश्चन है और वृत्त के हिसाब से इसको लेके चलना होगा। किसी वृत्त के अंतर्गत ही लेकर आना चाहिए। तो मान लीजिए A और B किसी वृत्त पर दो बिंदु हैं, किसी वृत्त पर दो बिंदु हैं। P का बिंदुपथ क्या होगा? P का बिंदुपथ मतलब P किस जगह पे अवेलेबल है? जब इसने कहा कोण APB, OAPB बराबर 90 डिग्री है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग को जो समझ में आ रहा होगा, थीम समझिएगा। मान लीजिए A और B वृत्त के दो बिंदु हैं, वृत्त पर दो बिंदु हैं तथा P का बिंदुपथ क्या है? इस प्रकार की कोण APB बराबर 90 डिग्री। आप लोग प्लीज बताओ, कभी किसी वृत्त में अगर किन्हीं दो बिंदुओं, कोई दो बिंदु सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वह जो रेखा AB होगी, जो मिलाने वाली होगी, तो जाहिर सी बात है वह क्या होगी? व्यास होगी। क्या होती है? व्यास होती है।
हमसे कह रहा है इसका बिंदुपथ क्या होगा? स्वयं रेखा AB संभव ही नहीं हो सकता, यहाँ पर एक भी तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। स्वयं बिंदु P बिल्कुल नहीं, बिंदु P बिंदुपथ नहीं हो सकता है। AB के व्यास वाले वृत्त, अब यहाँ पर सेंस ये बनेगा AB अगर नहीं भी लिखा होता तो भी माना जाता। AB को आप व्यास मानिए, क्यों व्यास मानिए? क्योंकि यहाँ सेंटर होगा और अगर दो बिंदु मिलकर के सतह पर समकोण बनाते हैं, तो दोनों जो है वृत्त को अर्धवृत्त में डिवाइड भी करते हैं। एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका सेंस ये बन रहा है कि AB के व्यास वाले वृत्त की परिधि, अब यहाँ पर AB अगर व्यास है, तो जो वृत्त बना है ये वाला, इस वृत्त की परिधि पर P का बिंदुपथ है। इसका बिंदुपथ कहां पर है? एक वृत्त पर है, एक ऐसे वृत्त पर है जिसका व्यास क्या है? AB है। कंफर्म हो गई बातें कि नहीं? आप पॉइंट समझिए, दो बिंदु A और B थे, P का बिंदुपथ पूछा था, इस प्रकार की APB बराबर 90 डिग्री। अगर हम पूरी थीम समझ रहे हैं तो AB पर तो हो ही नहीं सकता, 90 डिग्री बन रहा है। स्वयं P मतलब क्या है? P कहीं भी है, मतलब सर्वत्र है, कहीं भी है। AB के व्यास वाले वृत्त, अभी नीचे हम नहीं जा रहे थे, उस पर थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल 100% ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। जबकि AB पर लंब और AB को नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें सी ऑप्शन को प्रेफर करना होगा। आपने इस थीम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि दो बिंदु अगर होते हैं, अगर वो सतह पर जाके समकोण बनाते हैं, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा किसी वृत्त की व्यास कहलाती है, जो सेंटर से होके जाती है, केंद्र से होके जाती है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। उसी थीम पर, उसी कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कितने लोग को समझ में आया है बताएं मुझे थोड़ा सा। छठा प्रश्न देखिएगा, एक बढ़िया देखिए बार वाला प्रश्न है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रश्न बार के आते हैं उसमें हमसे यहाँ पर इसके सामने बार लगाया जाता है। मतलब कभी भी कोई नंबर हमको इस तरह से दिए जाते हैं, जब बार की बात होती है तो 0 पॉइंट मतलब दशमलव के बाद की बार की बात की जाती है, जिसका सेंस होता है कि वह वैल्यू P मतलब एक को लिखा सकता है कि यहाँ पर आप P/9 भी लिखते हैं, मतलब 0 पॉइंट P P P P P P इनफिनाइट टाइम तक जाता है। अब जैसे इस प्रश्न का सेंस देखिए, छठे का जो हमने यहाँ पर लिया है, लिखा है 3 के ऊपर बार है, जो इंटीजर के ऊपर बार है 0.9 है, प्लस 5 के ऊपर बार है 0.7 है। आप इसका उत्तर करिए, समझिए सब लोग। जब भी कभी इंटीजर के ऊपर बार होगा, तो उसका आंसर कैसे किया जाता है? इसका मतलब होता है -3 प्लस 0.9, मतलब जैसे ही आप बार इंटीजर पर देखिए तो उसको नेगेटिव, ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर कहीं 3.9 लिखा है तो 3 प्लस 0.9 होता ही होता है। वही चीज हम लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे आप -5, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या बताइए? -5 प्लस 0.7। अब थोड़ा ओपन करके देखिए, -3 प्लस 0.9, -5 प्लस 0.7, 3 और 5 मिलके 8, -8 प्लस 9 7 16 1.6, तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे -8 प्लस 1 प्लस 0.6। इसको इसके साथ किया तो -7 प्लस 0.6। जब आप मुझसे कह रहे हैं कि सर 3 के ऊपर बार 0.9 बराबर -3 प्लस 9 होता है, 0.9 होता है, उसी तरह से अगर यह लिखा है तो इसका मतलब ये भी होता है। इसका सेंस ये बन गया कि अगर ये नेगेटिव है प्लस 0.6 है, तो हम 7 के ऊपर बार 0.6 लगा सकते हैं। 7 के ऊपर बार 0.6 लगा सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है। इंटीजर के ऊपर बार अगर लगा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंटीजर को नेगेटिव बनाना है, डेसिमल वाले पार्ट को जोड़ना है। मैंने यही किया है। 3 ऊपर बार है -3 प्लस 0.9, 5 के ऊपर बार है -5 प्लस 0.7। कितने लोग को एकदम से समझ में आ गया? मुझे कंफर्म बताइए। अगर कोई डाउट मन में है तो जरूर बताइए, मैं उस पर फोकस होकर काम करूं। किसी को भी कंफ्यूजन इस प्रश्न में अगर है तो प्लीज बताओ। 7 के ऊपर बार है 0.6 है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कंफर्म है एकदम से? बस इन्होंने सारी थीम बता दी है, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और सबने अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स किया। सत्यम का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है इस समय। कैसे लिख रहे हो यार, बड़ा अच्छा है, आप पूरा टाइप कर ले रहे हो, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत बढ़िया, अब गलती नहीं होगी। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस पर भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को, मतलब हमारे पास एक रेंज बन गया कि 1000 से 2000। यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं जाना है, ऑप्शन ओरिएंटेड होना है, प्रश्न का हल हो जाएगा। मुझसे कहा गया कि इनके बीच एक संख्या होगी जो 1000 से बड़ी होगी, 2000 से छोटी होगी और सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। ठीक है? उस संख्या को जब मैं 2 से, 3 से, 4 से ऐसे लिखता हूं,
जब मैं उस संख्या को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग करता हूँ, तो शेषफल जो आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। मेरी बात समझिएगा। ये हमारे पास भाजक हैं, इनसे जब भाग किया जा रहा है तो शेषफल यहाँ आ रहा है। एक इसमें और कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि सभी का अंतर बराबर है, सभी का अंतर बराबर है। नियमतः इसको हम अगर जैसे लासा-मासा में करते थे, तो हम क्या करते थे कि इन संख्याओं का लासा पहले निकालते थे। लासा निकालते थे। जो लासा आता था क्योंकि वह ऐसी संख्या होती जो सबसे कट जाती थी और सबके शेषफल तो समान नहीं है, लेकिन अगर भाजक और शेषफलों का अंतर देखिए तो समान है, तो अगर उस समान शेषफल का मान लो x है, इस एलसीएम से हम x घटा देते थे। स्पष्ट हो गया कि जितना हमारा वह नंबर बनकर आया है जो सबसे कट जाए, उससे एक कम रहा होगा। तो हम क्या करें, सब में एक-एक जोड़ दें। 1800 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम स्पष्ट हैं, हम कन्फर्म है कि सब में एक-एक कम था। तो सब में एक-एक जोड़ेंगे, ये 1877 हो जाएगा, यह 1680 हो जाएगा, यह 1779 हो जाएगा और यह आपका 1555 1655 हो जाएगा। अब इनमें से वह संख्या कौन-सी है, जो सभी से, सभी का मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सबसे कट जाए, 8 से तक, 9 तक नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ पर अगर 5 से कटना है तो भाई अंत में शून्य होना चाहिए। एक ही संख्या है जो अंत में शून्य इंक्लूड कर रही है, 1680। मतलब एक तरह से फील समझिए तो वह 1680 था जो सबसे कट जाता। अब इसमें से 1 घटा है, मतलब वह समान अंतर घटा है, यह 1679 हो गया है। अब अगर आप 1679 को जब 2 से भाग करेंगे, तो शेषफल 1 आएगा, 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 4 से करेंगे 3, 5 से करेंगे तो 4, 6 से 5, 6, 7 से 6 और 8 से 7। मतलब इन भाजक से भाग करने पर प्रत्येक दशा में ये शेषफल आएँगे। बस यहाँ संशय था कि भाजक और शेषफल का अंतर समान था। तो यहाँ पर मैंने भाज्यता पर आधारित इस क्वेश्चन को बना लिया। फ़ील आप समझ गए होंगे। एक संख्या ढूँढी जाती थी, जो सबसे कट जाती, उससे एक घटकर मान होता। एक घटना मतलब जो अंतर समान है, वो घटकर मान होता। तो मैंने सब में यहाँ पर क्या किया, एक-एक जोड़ दिया और भाज्यता चेक कर ली। तो पता चला 1680 एक ऐसी नंबर थी, संख्या थी, जो इन सभी से कट जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 1680 के हिसाब से बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में लॉक किया है। आइए 7वां नंबर आपने डन कर लिया है। एक और अच्छे प्रश्न को आपने कवर किया है। बेहतरीन प्रश्न था। आप प्रश्न की थीम समझिएगा, प्रश्न को नोट करते चलिएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। और अगले प्रश्न पर मैं आगे चलता हूँ। अगले प्रश्न पर आता हूँ। अब सब देखिए ज्ञानी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। सब अपने-अपनी थॉट्स को, फील को लिख रहे हैं और ये एक्टिव रहना बड़ा ही आवश्यक है, वैल्यूएबल है। अच्छा लगेगा हमें भी कि आप सभी लोग रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं और बेहतरीन सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिए, एक और अच्छे प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 8वां नंबर हमारे सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊँचाई की 3/4 उठाए। आपने गेंद देखा होगा, ऐसे मारिए, एक बार इतनी ऊँची, अगली बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। हर बार एक जो सर्टेन ऊँचाई कवर करती है, उसकी 3/4 रह जाती है, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक गेंद थी जो टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊँचाई की 3/4 ही उठ पाती है, ठीक? उस गेंद को अगर 32 मीटर की ऊँचाई से फेंका जाए, मान लीजिए 32 की ऊँचाई थी, यहाँ से फेंका गया, तो अगली बार क्या करेगी, वह 3/4 ही उठ पाएगी। 8 चौके 32, मतलब 8 चौके 32 कितना हो गया? 3/4 है ना, 3/8 लिख दिया हमने। हाँ, 3/4, 4 अठे 32, 8 चौके 8 त्रिक 24। अब 24 फीट है कि ऊँचाई है, क्या मीटर है? अब इसके बाद देखिए तीसरे टप्पे की बात कर रहा, पहले टप्पे पर 24 हो गया, दूसरे टप्पे पर 3/4 करिए, तो 4 छंग 24 छह त्रिक 18 हो जाएगा। तीसरे टप्पे पर पहुंच रहा हूं, 3/4 फिर करिए, 2 दूना 4 दोनों 18, 27/2 मतलब 13.5 या 13 सही 1/2 मीटर पर वह ऊंचाई पर रह जाएगी तीसरे टप्पे पर। तीसरा टप्पा राइट सोल्यूशन, आपको 13 सही 1/2 ऊंचाई पर है। ऐसे देखो अंतिम में टिप 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 ऐसे रह जाती है गेंद, वहीं पड़ी रह जाती है ना। आपने देखा होगा, बढ़िया आप गेंद खेले होंगे, वॉलीबॉल और फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, तो आपने फील किया होगा। ऐसे ही होता है। पहले टप्पे देखो 32 की ऊंचाई से फेंकने पर पहले टप्पे पर 24, दूसरे टप्पे पर 18, तीसरे टप्पे पर 13.5, 13.5 मीटर ऊंचा रह जाएगा तीसरे टप्पे के बाद वह गेंद। ये 8वां हो गया। 9वां देखिए, हम इस प्रश्न को फिर लाए हैं। इस प्रश्न को नहीं, इसकी कॉन्सेप्ट को लाए, जो समझ पाए उत्तर दें। जो समझ पाए, लिखा है a³ - b³
माइनस सी क्यूब बराबर यदि 0 है, इसका मान दिया है 0, तो हमसे पूछा a की पावर 9 माइनस b की पावर 9 माइनस c की पावर 9 माइनस 3 a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब का मान बता दो। कितने लोग बताइए, जल्दी से कमेंट बताएं, कमेंट करें जल्दी से। आइए समझिए थोड़ा सा, मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर इसको देखा जाए यहां पर a क्यूब की पावर 3, इसी तरह से b क्यूब की पावर 3 माइनस c क्यूब की पावर 3। अब आप देखो, इसको अगर a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, अगर देखिए, तो अगर देखा जाए तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब का मान 0 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, थ्राइस a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यही हो जाएगा। तो बराबर आपके सामने माइनस 3 a क्यूब b क्यूब c क्यूब लिखा ही हुआ है, जो घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपने इसको ब्रेक किया, देखो इसका मान a, इसका मान b, इसका मान c, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब अगर आपके सामने 0 है, तो जाहिर सी बात है आपके सामने यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्राइस abc प्रोवाइड करेगी, और थ्राइस abc मतलब थ्राइस a क्यूब b क्यूब c क्यूब, क्योंकि इसका मान अगर 0 होता है तो आपको पता है उसके बिहाफ पे थ्राइस a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस थ्राइस a क्यूब b क्यूब c क्यूब कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। इसको बदल बदल के दिया जाता है, कई प्रश्नों में ढाला जाता है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस प्रश्न में फिर कभी दुविधा आपको नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, परसेंटेज का है। कौन कौन बता रहा है, कौन कौन कर रहा है, प्लीज बताइए, सभी लोग प्रश्न को हल करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। ए और बी के वेतनों का योगफल, दो व्यक्ति हैं ए और बी, कमाते कितना है मिलकर बताइए, 43,000 रुपए मिलकर अर्न करते हैं, कहीं जॉब करते हैं दोनों, 43,000 रुपए कमाते हैं। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का, ठीक है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। आप सबको पता है कि अगर यह इनकी आय है, तो आय दो मदों में बढ़ती है, खर्च और बचत। क्या बढ़ती है भाई, खर्च और बचत। अब इस प्रश्न को देखिए, ए अगर अपने वेतन का 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा, बी अपने वेतन का अगर 80% खर्च करेगा तो 20% बचाएगा। इन्होंने कहा है अब उनकी बचत जो है बराबर है, ए की आय का 5%, सॉरी ए की बचत का 5%, बी का 20% बराबर है, तो दोनों की आय का अनुपात यहां पर आप बना सकते हैं, 5 चौके 20 अर्थात 4:1 हो गया। मतलब ए और बी की आय का अनुपात 4:1 हो गया। ए की आय अगर हम ए मान रहे थे, बी की आय बी मान रहे थे, तो बचत क्योंकि बराबर थी, तो ए का 5% बी के 20% के बराबर था, तो ए अनुपात बी 4:1 हो गया। उत्तर तो आ गया आप सभी का, कितने लोग बता रहे हैं हमें। अनुपाती पदों को जोड़कर टोटल सैलरी के बराबर कर दीजिए, तो 5 बराबर 43,000 कर दीजिए। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे बी का वेतन पूछा है, जिसका अनुपाती भाग भाई 1 है, जो कम कमाता है। 5 अठे 40, 5 छंग 30, केवल 8600 रुपए कमाता है। कितना कमाता है, 8600 रुपए। किसका वेतन पूछा था, बी का। क्यों बताया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका बताया था, क्यों बताया था भाई, 8600 रुपए बी कमाता है। अब ए ज्यादा कमाता होगा अलग बात है, लेकिन 8600 रुपए कौन कमाता है, ए कमाता है, बी कमाता है। तो 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, जो बी का वेतन है जो 8600 रुपए है, इस प्रश्न का हल है। आइए अब इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। एक प्रश्न मैंने यहां पर देखिए, इसमें हो सकता है फिगर थोड़ा कम दिखे, लेकिन प्रश्नों में फिगर आपको प्रॉपर दिखेगा। 11 से 13 अर्थात 3 प्रश्न है, इस पर बेस्ड एक अच्छे प्रश्न पर आप चल रहे हैं। का उत्तर देने के लिए दिए गए दंड आरेख और आंकड़ों का अध्ययन करना है। 4 विभिन्न कंपनियां हैं एबीसीडी, का निवेश, कारोबार और लाभ दिया है। हर व्यक्ति, देखो यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जिनके नाम एबीसीडी हैं। फिगर थोड़ा स्पष्ट अभी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा और घबराइएगा मत, देख के भगिएगा मत, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है, 3 चीज, प्रॉफिट, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट। आपको पता है पहले इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको कहते हैं निवेश। निवेश के बाद टर्नओवर मतलब इनकम आती है, जिसको आय कहते हैं। आय में अगर निवेश निकलता है तब लाभ होता है। जैसे आपने मान लीजिए कुछ पैसे 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, मान लीजिए 150 रुपए कमाए, तो 150 आपका क्या हो गया, 150 टर्नओवर हो गया। 150 में 100 पहले निकाल दीजिए, आपका निवेश था, तो 50 फायदा है। यही कंसेप्ट होता है, इसी आधार पर प्रश्नों को चयनित किया गया है। प्रश्न देखिए 11 नंबर, अब आपको दिखेगा फिगर पूरा, इधर उधर में घबराया मत करा करिए आप लोग। ये देखो, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्रश्न क्या है, कंपनी डी के कारोबार का, कंपनी डी के पास चलते हैं, इसका कारोबार 8.8 है,
इसका कारोबार क्या है 8.8। कंपनी सी का लाभ है कितने प्रतिशत, देखो कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का लाभ है। आइए कंपनी सी के पास इसका लाभ है 2.3, तो 2.3 इंटू 100 डिवाइड बाई 8.8, हल कर डालिए। 2300 या दशमलव चाहे हटा दें, 88 है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 44 बार जाएगा, या 4 से करिए तो आपका 22 हो गया, ये 25 हो गया, 25 से इसका गुणा करके 22 से भाग करिए, 26.13 दशमलव के 2 स्थानों तक यहां पर इसका प्रतिशत बनकर आएगा, 26.13। राइट सोल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। 11वें प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा और इस हिसाब से इसका आंसर हमने 26.13 बता दिया। कंफर्म है? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दी गई 4 कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। 4 कंपनियां दी गई हैं, चारों में किसका लाभ अनुपात सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। लाभ जो होता है बेसिकली दो चीज पर निर्भर करेगा। किस पर? जो लाभ का मान है डिवाइड बाई निवेश है, जो निवेश आपने किया था। टर्नओवर पर लाभ नहीं होता है, लाभ निवेश पर निर्धारित किया जाता है। निवेश जो लागत होती है, जैसे कोई दुकानदार पहले सामान खरीदता है तो उसका वो लागत होता है। अब अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास सी है, ए है, डी है, बी है, ए बी सी डी बेसिकली है, चारों दी गई। अगर लाभ इसका 10.5 है, जैसे हम कंपनी ए की बात करें तो 10.5 बटा 2.1 है। बी की बात करिए 8.8 बटा 4.2 है। 2.3 बटा 2.3 है। 4.4 बटा 4.4 है। सबसे ज्यादा अगर देखिए तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस दिख रहा है या रेशियो बन रहा है वो कंपनी ए का दिख रहा है। कितने लोग सहमत हैं इससे? कंपनी ए के बारे में, कंपनी ए के बारे में सहमत हैं अक्सर लोग, और जो सिंसियर है वो समझ गए होंगे सबसे ज्यादा जो लाभ का रेशियो बन रहा है वो कंपनी ए का बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है। 12वें प्रश्न का करेक्ट हल है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। और आप लोग घबरा के नहीं, समझ बूझ कर करा करिए, देखिए ध्यान से तो कंफर्म होगा। कंपनी सी का लाभ प्रतिशत क्या है? कंपनी सी का लाभ प्रतिशत देखिए, कंपनी सी 2.3 इसका लाभ है। ध्यान से देखिए, 2.3 इसने लगाया था, इसकी लागत थी। इसका टर्नओवर 4.6 है, तो जाहिर सी बात लाभ इसका 2.3 है, आप समझ रहे हैं। 2.3 गुणे 100 बटा अगर हम 2.3 करते हैं, जितना लागत थी, जितना निवेश था उतना ही मिला उसे, तो लाभ कितना हो गया बताइए? उतने का ही लाभ मिला। बात समझिए, निवेश 2.3 था, 4.6 मिला, तो 2.3 का तो फायदा है ना। तो 2.3 का फायदा मतलब 100% का लाभ है। जैसे हम 100 रुपए लगाए, 200 कमाए, 100 रुपए लगाए, 200 कमाए, तो मेरा लाभ 100 ही रुपए तो है, जो 100 का 100% होगा। मतलब जितना लागत था उतना आपको लाभ मिला है, और उस प्रश्न का हल आपने कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलिए। 14वां नंबर आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। कौन कौन इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्लीज बताइए। 38 के बाद एक स्टार है, हाँ, गुणे 723 है, गुणे 1506 है, गुणे 321 है, कि गुणन में इकाई का अंक 8 है, गुणनफल में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर संभावित मान बता दें। कौन कौन बता दें, कौन कौन बता सकते हैं, प्लीज एक बार हल करें। मैं बताता हूं। इकाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मान निकालने के लिए इकाई के अंकों को परस्पर गुणा करते हैं। 1 छक्के 6 होता है, 6 तिरिक 18, मतलब अंत में 8 है। हमें अंत में 8 ही चाहिए, तो 8 अगर है तो यहां पर अगर 1 रहेगा तो 1 गुणे 8 तब भी 8 आएगा। अगर 6 रहेगा तो 6 8 48 तब भी 8 आएगा। मतलब 1 पर भी हमारा काम चलेगा और 6 पर भी हमारा काम चलेगा। तो आप मुझे बताइए क्या हम दोनों ऑप्शन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगर केवल आप एक बताएंगे सही तो है, बट इसके हिसाब से गलत है। केवल 6 बताएंगे तो भी आप सोचो कि इसके हिसाब से गलत है। सेंस ये बन रहा है कि आपको दोनों ले सकते हैं, मतलब 1 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं, स्टार दोनों को सैटिस्फाई कर सकता है। तो 14वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका क्या है? सी ऑप्शन है, 1 और 6 कुछ भी ले सकते हैं। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। थोड़ा-सा मन लगा के सुनिएगा, प्रश्न को समझिएगा। कितने लोग वैल्यू कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं, मैं देखूंगा, समझूंगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो वास्तव में अप्रिशिएबल होंगे। एक दो समबाहु त्रिभुज, पूरी बात सुनिए। समबाहु जानते हैं, दो ऐसे मतलब ऐसे कोई त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं, सभी कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक कमेंट कर दीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है, सब जानते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए गए हैं। बड़ा अच्छा सा थीम है, देखो।
तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न को समझना है, तो एक समकोण त्रिभुज दिमाग में रखिए और वो समकोण कैसा है? समद्विबाहु समकोण है। एक बात और बताइए, समद्विबाहु समकोण के बारे में जानते हैं, तो जो आधार होगा वही लंब होगा। कर्ण ए होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। ए अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी 45, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अगर लेके चल रहे हैं भुजाएं बराबर, मान लो अगर इसको 1 ले रहे हो तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा। दो समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया है, एक कर्ण के ऊपर बनाया गया है, ऐसे समझिएगा। एक किसके ऊपर बनाया गया है? कर्ण के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए, कर्ण के ऊपर बनाया गया है, एक किसी अन्य भुजा के ऊपर बनाया गया है, एक किसी अन्य भुजा के ऊपर बनाया गया है। अब इसने कहा है, पढ़िए, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए गए हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः, क्रमशः मतलब कर्ण वाले का क्षेत्रफल h है और जो a वाला बना है उसका क्षेत्रफल a है। मान लीजिए इनकी भुजाएं हम एक मानते तो कर्ण क्या होता? √2 होता। √2 होता कि नहीं? उत्तर भी आ रहा, बहुत बढ़िया, ये सही सेंस है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, क्योंकि इनके सभी कोण क्या होंगे? 60 के होंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a वर्ग। a मतलब √2 का वर्ग, √2 का वर्ग, क्योंकि ये √2 है तो ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। तो मतलब ये हो गया √3/4 गुणे 2, 2 दूना 4 अर्थात √3/2 हो गया। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की बात करिए तो √3/4 a वर्ग। a मतलब अगर इसकी भुजा यह थी 1, यह थी 1, यह भी 1, यह भी 1, अर्थात 1 का वर्ग, अर्थात √3 क्या हो गया? 4 हो गया। a अपान h, a मतलब √3/4 है। h मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा, ये खत्म होकर के 1/2 हो जाएगा। 1/2 बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। कितने लोग को समझ में आ गया? कितने लोग को समझ में आया? 15वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन 1/2 है। बहुत बढ़िया, 1/2 है करेक्ट भाई। उन 16 में कहूंगा आप सब लोग करो, थोड़ा कमेंट देखो तो क्या है। 16 कौन कौन कर रहे हैं? प्रश्न पूरा देखिए, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। एक ही क्यों लिया नेहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका प्रश्न सही है। आप कुछ भी ले लो, ठीक है। एक लिया मैंने अगर, तो आप कुछ भी ले लो। आप ए ले लो, आप एक्स ले लो, 200 कुछ भी मर्जी आपकी जो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामान लेने पर ऐसी स्थिति बनती है। आइए इस प्रश्न को हल किया जाए। एक क्यों लिया नेहा जी? मैंने उत्तर दे दिया है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं, प्रश्नों को हम आंसर करें। हाँ, नहीं, उत्तर देखिए इसका कौन कौन कर पा रहे हैं। इसका आंसर देखिए, यहां पर एक ब्रैकेट के अंदर 1/9 भागे 1/9 का 1/9 है। का मतलब जानते हैं, बॉर्ड मास में का की प्रियोरिटी पहले होती है, का पहले अप्लाइड होता है, मतलब पहले इनका गुणा होगा। यहां पर 1/9 ऑलरेडी है गुणे में। नीचे चलता हूं, 1/9 है प्लस आपको ये पहले मैं बता दूं कि 1/81 कर दीजिए। कंफर्म? चलिए भैया इसको थोड़ा समझिए आप लोग। यह क्या होगा? 1/9 गुणे, आपको पता है कि a गुणा होके इसका अंश हर जो है ऊपर चला जाएगा, 81/1 गुणे, इसको भी बुला लीजिए 1/9, मतलब फाइनली अंश की बात करो तो 1 है। हर की बात किया जाए, 81 ये 9, 9 से गुणा, 9 से गुणा, 9 एक 10/81, 10/81, कुल मिला के पलट दीजिए 81/10, 81/10, 8 सही 1/10, 8 सही 1/10, डी ऑप्शन। कितने लोग का उत्तर है? तेजी से दिया करिए उत्तर। ऐसे प्रश्नों में तो आपको जो है कमेंट में बाढ़ देनी चाहिए, मतलब तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। और डी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। आप सभी लोगों ने हल किया था, सही उत्तर बताया था, और सही उत्तर बताया था तो आपको रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए। ये प्रश्न एक सेशन में मैंने 4-5 सेशन पहले लिया था। ये प्रश्न तो नहीं लिया था, बट इसका कॉन्सेप्ट लिया था। याद हो तो उत्तर दीजिए। मुझे समझ में आ गया देख करके। दो संख्याएं, यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d, मतलब एक संख्या x थी, दूसरी y थी, किसी संख्या d से इसको और इसको भाग दे रहे हैं। पढ़िए, यदि दो संख्याओं को x तथा y को किसी संख्या d से अलग-अलग भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर इसका शेषफल आएगा 4, 3, 7, 5 और इसका शेषफल R2 आएगा 2, 9, 8, 6, मतलब दो अलग-अलग शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। जब किसी एक ही संख्या को दो संख्याओं को किसी एक ही संख्या से भाग करने पर दो अलग-अलग शेषफल आए, उन संख्याओं के योग को अगर हम उसी d से भाग करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा क्या? आपको समझिए, देखिए d से भाग देने पर 2, 3, 6, 1 प्राप्त होता है। संख्या d का मान अगर हमें बताना है,
ऐसी स्थिति में अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 2, 3, 6, 1 है, मान लो इसको स्मॉल r कह रहे हैं। तो ऐसी दशा में d मतलब वह भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R हो जाएगा। मेरी बात समझिए आप लोग। मैंने क्या बताया? अगर किसी दो संख्याओं को हम किसी d से भाग करके शेषफल R1, R2 प्राप्त करें। अब अगर उनके योग को उसी d से भाग करके शेषफल r प्राप्त करें, तो उस d का मान R1 प्लस R2 माइनस R हो जाएगा। R1 प्लस R2 माइनस R होगा, मतलब एक बार आप 4, 3, 7, 5 को 2, 9, 8, 6 में 2, 9, 8, 6 में जोड़िए, 6, 5, 11, 7, 8, 15, 1, 16, 9, 3, 12, 1, 13, 4, 2, 6, 1, 7 में से इसको 2, 3, 6, 1 को घटाएंगे, 5000 राइट सॉल्यूशन होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। नोट करिए पॉइंट। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि यदि दो अलग-अलग संख्याओं को, प्लीज नोट द पॉइंट, दो अलग-अलग संख्याओं को एक ही संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल R1, R2 आते हैं तथा उन संख्याओं के योग को अगर हम उसी संख्या से जिससे भाग दिए थे भाग दें तो शेषफल मान लो R आएगा। तो ऐसी दशा में उस D अर्थात भाजक का मान R1 प्लस R2 माइनस R हो जाएगा। तो 5000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। मैंने इस प्रश्न के थीम को समझाया था, ये हम बता रहे हैं आपसे। आइए 18 नंबर पे चला जाए। 18 पर आप डिस्कस करके बताइए क्या है प्रश्न। एक और अच्छे प्रश्न पर आपके पास मैं प्रश्न को प्रेजेंट कर रहा हूं। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। इसका केंद्र ओ है, दो बिंदु इस पर ए और बी हैं। एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ध्यान से देखते जाइएगा। वृत्त के बाहर बिंदु पी से, वृत्त के बाहर बिंदु पी से पढ़िए क्या लिखा है। एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है। वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक ए है, दूसरा बी है। वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से पी ए एम यहां पर यम मान लीजिए पहुंच गए, और पी बी क्या लिखा है, यन, पी बी एन मान ले, यहां पर यन पहुंच गए। दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखा आप जानते हैं स्पर्श रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ऐसी दशा में आपको क्लियर होगा कि पी ए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। इसमें कोई डाउट किसी को तो नहीं होगा पूरी क्लास में, ठीक। दीर्घ चाप, देखो दो तरह के चाप होंगे। जैसे ए बी यहां पर मान लो लघु चाप बना रहे हैं, तो यह बनेगा दीर्घ चाप, ठीक है। दीर्घ चाप ए बी पर स्थित एक बिंदु क्यू है। यहां पर एक बिंदु क्यू है। दीर्घ चाप ए बी पर स्थित एक बिंदु क्यू है। हाँ, इस प्रकार है कि क्यू ए एम मतलब ए, देखो ए कोण आपका दिया है 58 डिग्री, जबकि क्यू बी एन 50 डिग्री दिया है। तो हमसे ए पी बी अर्थात इसका मान बताना है। इसका मान बताइए सभी लोग, तुरंत बता दीजिए क्या उत्तर होगा। आप जल्दी से बता दें सभी लोग। अर्थात आप समझ गए होंगे कि अगर हम इस 50 और 58 को जोड़ देते हैं तो 108 डिग्री होगा। 180 से घटा देते हैं तो 72 डिग्री होगा। अगर इसका मान 72 होगा तो यहाँ पर 72 का आधा 36 हो जाएगा। 36 डिग्री राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट हल कितने लोग बता दिए हैं, सी ऑप्शन इस 18वें प्रश्न का करेक्ट हल 36 डिग्री माना जाएगा। यस, जीवा के थ्योरम से 36 डिग्री करेक्ट आंसर ले लीजिए। आप 36 डिग्री को राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बना सकते हैं। काफी देर तक इसमें समझा आप लोगों ने। थोड़ा सा तालिका के दो प्रश्नों को हल कर लीजिए। तालिका के दो प्रश्न हैं, मन लगा के सुनिएगा। तालिका और इस तरह के जो प्रश्न रहे उस पर अपना जो है कॉन्सेप्ट जरूर लेके चला करिए। इसमें जोड़ घटाव चीजें समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 19 से 20 मतलब 19-20 दो ही प्रश्न हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दी गई तालिका में महीनों के दौरान खेतों में उत्पादित, अरे तो अंग्रेजी में लिख दिया सब, पढ़ के बताइए। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। वेजिटेबल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये तो गजब है लाख में। ओनियन, टमेटोस, ब्रिंगल्स, ब्रिंगल्स क्या होता है, ब्रिंजल्स, बैगन होता है। चिलीज, चिलीज मतलब मिर्ची। और क्या है, गबाब्स, केबेब्स है। सबका मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। आइए नहीं भी जानते तो भी कोई सेंस थोड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी है। जानिए, अच्छा लगेगा। क्या आप पढ़िए, दिए गए महीनों में खेत में उत्पादित मिर्च की कुल संख्या, मिर्च मतलब चिलीज होता है, चिली पोटैटो मिलता है मार्केट में, वो तो उसी से याद है। चिलीज की कुल संख्या लाख टन में बताइए। तो आप जोड़ दीजिए इन सभी को। ऐसे जोड़ूंगा मैं, 200, 200, 400, 2 6 2 8, 2 छंग 1200 हो गया। दिमाग में रखो ऐसे 1200।
देखिए 200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1200 लिख दिया। 30, 50, 80, 80, 50, 130, 130, 60, 190, 60, 250, 250, 60, 320, 320 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। 5, 4, 9, 7, 16, 2, 18 कितना हो गया? 8, 3, 5, 1538 है? हाँ, वाह! सही तो आया। सही हूँ? हाँ। बी ऑप्शन 1538। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। इसी तरह से देखिए एक और प्रश्न इसमें जोड़ पर ही है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप जोड़ लीजिए। आसानी से आप जोड़ सकते हैं, आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा? हाँ, क्या दिया है? मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान खेत में उत्पादित सब्जियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मार्च महीना और कौन-सा महीना? अप्रैल महीना। मार्च महीने में अगर हम जोड़ते हैं और अप्रैल महीने में जोड़ते हैं और इनको परस्पर जोड़ देते हैं, तो मार्च महीने में 893 अगर जोड़ के देखिए जैसे यहाँ पर 175, 183, 125, 255 तो 893 हो जाएगा। उसी तरह से 182, 195, 136, 264, 142 अगर इसकी बात करें तो 919 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया 919 और 893 को तो 9 3 12 9 1 10 1 11 8 9 17 1 18 1812 हो जाएगा। टोटल सब्जियों का उत्पादन 1812 में दिया गया है। करेक्ट आंसर है। जोड़ पर बेस्ड था, टेबल देख करके जोड़ने का कॉन्सेप्ट अगर सेंस में है तो आप आराम से इस तरह के प्रश्नों को बता सकते हैं। अब फिर बढ़ रहा हूं। इसका उत्तर मैं चाहूंगा आप लोग दें। मैं आप लोग का सेंस समझूंगा। प्लीज बताएं। यस, जल्दी से बताएं। इसका उत्तर कितने लोग दे सकते हैं? यस, आपके सामने है 0.9, ठीक? 0.9 का होल वर्ग, रूट 0.9, 0.9 के ऊपर बार। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी है? कौन बता रहा है? कमेंट में। आया किसी का? सत्यम क्यों परेशान? नहीं, सत्यम तो खुश है, सत्यम परेशान। कैलकुलेटर से नहीं, समझिए 0.9, ये तो 0.9 है मतलब 0.90 हो गया। इसका मतलब होगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 9 का होल वर्ग करेंगे तो 0.81 होगा। 0.90 है, 0.81 हुआ। इसका वर्गमूल अगर किसी के मन में आ रहा है, क्या हो रहा है? 0.9 का वर्गमूल आप बताओ, कोई किसी को बता सकता है? तो 9 जीरो अगर देखा जाए तो पेयर बनेगा, तो 9 जीरो 9 9 81 तो 9 से ही चलेगा, 0.95 समथिंग करके होगा। और इसकी बात किया जाए तो यह आपका 0.99 होगा। सबको कंपेयर किया तो 99 है, 95 है, 81 है, 90 है, तो सबसे बड़ा ए है, सबसे बड़ा डी है। क्या बता रहे थे आप लोग? उत्तर ऑप्शन ए कौन बता रहा है? 0.9, वो तो 90 हो गया। हाँ, सत्यम बिल्कुल 0.99999 इन्फिनाइट तक जा रही है, सबसे बड़ा नंबर आपका डी है। सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर डी है। अब वैल्यूज चेक कर लो सब लोग। ये देखिए ये सब कंफ्यूज कर देते हैं, छोटे-छोटे से क्लिक होते हैं और सेंस खराब कर देते हैं। इसलिए इन सब पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलतियाँ ना होने पाए। ये समझिए 0.9 के ऊपर बार होगा राइट सॉल्यूशन, ठीक है? इधर-उधर के चक्कर में दिमाग जो है, गजब बेइज्जती मत करिए अपनी। सही बेइज्जती करिए। यस। आइए अलजेब्रा का प्रश्न है। समीकरण दो लीनियर, दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न है। दो समीकरण दिए हैं 3x प्लस 2y बराबर 18 है और ये देखो अगर थोड़ा सा इसको सही से पढ़ लीजिए तो माइनस 2x है प्लस 3y है बराबर 1 है के लेखा चित्र, मतलब बेसिकली इन समीकरणों को एक लाइन पर प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे प्रेजेंट होने के बाद इनका इंटरसेक्शन किसी P पर होगा जो x y का कोऑर्डिनेट बताता है। जो x और y के मान होते हैं जो संतुष्ट करते हैं दोनों समीकरणों को, वही लिया जाता है। अब इनमें से x y का मान निकाल करके जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कौन कौन कर पा रहा है बताइए? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इस तरह से है तो हमें किसी एक को कोफिशिएंट के बिहाफ पे बराबर करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको हमने 3 से कर दिया, तो भैया ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 18 दूना 36। ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 9y बराबर आपका 3 हो गया। ये देखो ये खत्म हो गया। 9 4 13y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 था और ये 3 था। 36 3 39 होगा ना? तो y बराबर 3 हो गया। y का मान अगर 3 है तो माइनस 2x प्लस 9 बराबर 1 हो गया। तो 2x बराबर 8 है तो x बराबर 4 है। x का मान 4 है, y का मान 3 है। 4 और 3 को जोड़ दिया तो पहला ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। फिर आप लोग डी बता रहे हो,
इधर-उधर में क्यों आप लोग बताते हो डी हमेशा? सही उत्तर बताइए ए। क्या आंसर होगा? 7 करेक्ट आंसर। मेरे से पहले बताने की कोशिश करिए, बाद में नहीं। बाद का कोई फायदा नहीं होता, बाद में सब निकल जाता है इधर-उधर में। आइए अगले प्रश्न पर, ठीक? अगले प्रश्न पर चलिए। पूरे 50 प्रश्न आज के सेशन में रहेंगे, छोड़ूँगा नहीं और आप लोग भी बने रहना पूरे अंत तक, ठीक? हाँ, नहीं रुकोगे तो किसी को भेजूँगा, जाके बुला के लाओ सबको उठा के। जैसे क्लास में लोग छ छूट के जाते हैं, तो 2 लड़के जो क्लास में जो बलिष्ठ टाइप के, जो मॉनिटर टाइप के होते हैं, कहते हैं जाओ पकड़ के लाओ बैग सहित अंदर, ऐसे आइएगा। 6 की पावर 333, ठीक है? गुणे 7 की पावर 222, गुणे 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यस, बप्पा रे नहीं, सही बात है। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 वैल्यू होंगी, 2 गुणे 3 अभाज्य के रूप में, 333। अर्थात इसके ऊपर भी 333 होगा और इसके ऊपर भी 333 होगा। मतलब सही से देखा जाए तो 666 हो गया। ये आपका 222 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है, ये 2 की पावर 3 गुणे 111 होगा, मतलब यह 333 होगा। 3 चीजें जोड़नी है आपको, 666, 222 और 333। आप इन्हीं को जोड़ डालिए, उत्तर आ जाएगा 1211। वेरी गुड, 1211। देखिए 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11 1 12, 1211 है कि 1221 है? कंफ्यूज आप लोग कर रहे हो। 6 2 8 3 11 1 12, 1221 होगा भाई, 1211 बहुत लोग बता रहे हैं। देखिए डी ऑप्शन 1221 राइट सॉल्यूशन है। आप सभी लोग 23वां प्रश्न डन करिए, नोट करिए। सही हल है 23 नंबर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आइए। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है। जब अच्छा रहेगा तो मैं बता दूंगा, और अच्छा सब है, ऐसा नहीं कोई प्रश्न खराब है। प्रश्न क्या है? अच्छा लगेगा अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हो, जो कर लेंगे उनके लिए तो भाई बढ़िया है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, पहले दिमाग में रखिए। समबाहु त्रिभुज है कि अंतः एक वृत्त है। अंतः क्या है? एक वृत्त है। अंतः वृत्त और परिवृत्त आप जानते होंगे। वृत्त है और इस वृत्त में एक अंतः वर्ग खींचा गया है, उसमें एक वर्ग भी है। तो वर्ग अगर एक बना दे हम, ऐसे ऐसे वर्ग बना दिया, ठीक? तो एक आपका त्रिभुज था जो समबाहु था, और उसके अंदर एक अंतःवृत्त था, और अंतःवृत्त में एक वर्ग था। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न हमसे पूछा, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती, सारी बातें आप जानते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ओरिजिनल त्रिभुज, और वर्ग, वर्ग मतलब जो बीच में है, के क्षेत्रफलों का अनुपात बना दे। जो जो बता सके बनाए। त्रिभुज की भुजाएं ए मान लीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी से निकाल के रख लीजिए, √3/4 ए वर्ग होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया एबीसी का। सारी जद्दोजहद यहां तक पहुंचने को लेके है, और एक बार पहुंच गए तो टेंशन कभी नहीं होगी, टेंशन कभी नहीं होगी। अब आप कुल बातें समझिए। कभी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतः बने वृत्त की त्रिज्या जो होती है अंतः, r बराबर 1/2 √3 ए, मतलब ए बाई 2 √3 हो जाता है त्रिज्या। और मैं आपको बताऊं, इस त्रिज्या का दूना जो होगा वो व्यास होता है, और जो व्यास होगा वही विकर्ण होगा। व्यास क्या होगा? विकर्ण होगा। तो भैया इसमें अगर हम 2r कर दें, तो 2r करते ही यह 2 से कट के a/√3 हो जाएगा। मतलब व्यास जो है वह a/√3 होगा, जो इस वर्ग का विकर्ण होगा। और अगर वर्ग की भुजा मान लो ए आपने कैपिटल में माना है, तो इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वो √2 इंटू ए होगा। क्या होगा? √2 इंटू ए होगा। तो √2 इंटू ए बराबर a/√3 है। अर्थात इस वर्ग की भुजा ए बराबर a/√6 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए वर्ग होता है, जो कि ए वर्ग बटा 6 हो जाएगा। अनुपात बना दे, √3/4 ए वर्ग रेशियो ए वर्ग बटा 6। ए वर्ग खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3√3 रेशियो 2। कितने लोग का उत्तर आया है? 3√3 रेशियो 2। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन। वृत्त का व्यास, बिल्कुल वर्ग की भुजा नहीं, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण होगा। डेंजरस शर्मा, सही सोचिए। वृत्त का जो व्यास होगा वर्ग का विकर्ण होगा, और वर्ग का विकर्ण होगा तो उसके आधार पे हम विकर्ण से भुजा निकाल देंगे, और भुजा निकल कर आई हमारे पास a/√6, और इसका क्षेत्रफल करने के लिए हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। कितने लोग सही किए थे? ईमानदारी से बताइए। इधर हवा हवाई मत बताना हमसे कि हम सब सही कर दिए थे, नहीं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग सही किए। मैं फिर से बता देता हूं,
उसकी दिक्कत नहीं है, 2 बार नहीं 3 बार बताऊँगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए कितने लोग सही किए थे? गलत, तुक्का था भाई, सही बताना ईमानदारी से। नहीं हुआ था, मेरा गलत। हाँ, सही बताना। गज़ब! ठीक है, रॉन्ग किया था। मैं सही बताता हूँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। सही से यही अच्छी बात है। अगर आपने गलती की है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। फिर सुन लीजिए एक बार वर्बल मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंतः वृत्त था, उसके भी अंदर वर्ग था। इस मेन त्रिभुज और इस अंदर के वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था। अगर त्रिभुज की भुजाएँ A हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सबसे पहले रख लिया। मैंने कहा सारी जो झंझट है इस वर्ग तक पहुँचने की है। अब जो वृत्त होता है बेसिकली जो अंतः बनता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो r बराबर 1/2 √3 इंटू भुजा होती है। ये r होती है त्रिज्या। त्रिज्या का दूना वृत्त का व्यास होगा। तो डबल किया तो डबल करते ही a/√3 आया। जो इस वृत्त का व्यास होगा उस वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होती है। √2 इंटू भुजा बराबर a/√3 है। a का मान a/√6 हो जाएगा। ये √2 आएगा यहाँ पे। अब इस वर्ग की भुजा a/√6 आ गई है। अब इसका क्षेत्रफल a वर्ग बराबर a²/6 हो जाएगा। दोनों का रेशियो बना दें। रेशियो 3√2/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपके सामने है जो कि कितना है? बी ऑप्शन है। अभी तो समझ में आ ही गया होगा। मन लगा के अगर सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार और बताइए, आगे बढ़ा जाए, 24 को छोड़ा जाए, 25 पर चला जाए। कन्फर्म? थोड़ा स्पीड बनाइए सब लोग और तेजी के साथ थोड़ा करने की कोशिश करिए। आप लोग जैसे शांत चित मत बैठे रहो। शांत में इधर-उधर बैठ करके अपना जो है समय मत लॉस करिएगा। सभी प्रश्नों पर रिएक्टिव रहिए, डेटा का सही उपयोग करिए और हर प्रश्न का रिस्पॉन्स करते हुए आगे बढ़िए। एक थैली में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। सिक्कों के जब प्रश्न आएँगे, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि वैरायटी ऑफ सिक्के जो ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। अगर आपको कभी भी सिक्कों की संख्या दी रहेगी, तो उनके मूल्यों का अनुपात रहेगा। अगर मूल्य दिया रहेगा, तो सॉरी मूल्यों का सॉरी देखिए, अगर मूल्य दिया है, तो संख्या का अनुपात रहेगा। संख्या का अनुपात रहेगा, तो मूल्य रहेगा और मूल्यों का अनुपात रहेगा, तो संख्या रहेगा। उल्टा होता है। यहाँ पर मूल्य है। मूल्यों का अनुपात है 5, 4, 1 मूल्यों का अनुपात। हमें इसको संख्या का अनुपात बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जेब में कुल कितने हैं, जैसे हमारी जेब में कुल कितने नोट हैं, नोटों का मान के जैसे मान लो 10-10 के 2 नोट हैं, मान तो ₹20 है ना, 50-50 के 4 नोट हैं, मान तो ₹200 है। तो मान और संख्या में फ़र्क होता है। मूल्य 5-4 हैं, इनको संख्या बनाने के लिए इनकी वैल्यू देखा करिए। इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है। इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 तो एज़ इट इज़ रहेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और ए आपका 4 हो जाएगा। तो अब संख्या का अनुपात 5-8-4 हो गया। अगर हम कभी संख्या पे रहते हैं और मूल्य का अनुपात निकालना होता था, तो डायरेक्ट जो इसकी वैल्यू होती थी उससे गुणा किया जाता है। अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। 5 8 13 4 17 बराबर 340, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। पूछा क्या था संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 5 बराबर 20 पंचे 100, 8 बराबर 160 और 4 बराबर 80। तो कितना हो गया भैया? 100, 160 और 80 जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है। बढ़िया। 100, 160 और 80 बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। डी ऑप्शन कौन बता रहा था? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन वेरी गुड। मैं बढ़ रहा हूं, इसको छोड़ के चल रहा हूं, आप लोग तुरंत बताते चला करिए। किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने से अंतर ₹20 का है। दोनों के विक्रय मूल्यों का मान क्या होगा? दोनों के विक्रय मूल्यों का मान क्या होगा? भैया देखो कोई वस्तु थी आपने 100 में खरीदी थी, हमने पहले 10% के लाभ पर बेचा, फिर हमने 15% के लाभ पर बेचा, दोनों के बीच 5% का अंतर है, मूल्यों में ₹20 का अंतर है, तो 5% अगर 20 है, तो 1% आपका 4 होगा। दोनों के विक्रय मूल्य अर्थात 110% आपके जो कि एसपी वन था वो 440 हो जाएगा। एसपी टू आपका कितना होगा?
जो कि 115 है। तो 5 4 पंचे 20 है, 4 इक्के 4 2 6 है, 4 इक्के 460 रुपए हो जाएगा। बी ऑप्शन बहुत आसान सा प्रश्न अभी तक का किया है आप लोगों ने और उत्तर इसमें तो तेजी से बता देना चाहिए 440 760 आ तो रहा है। ये दिख जाता है, वाह! ये हुई बात। 26 का करेक्ट हल आपका 440 460 राइट सॉल्यूशन अभी तो गलती नहीं है। बहुत अच्छे से आपने सबने बता दिया। गलती करते हैं आप लोग तब जब ऐसा कोई प्रश्न आता है। इसको बताओ थोड़ा-सा, है आसान भी और टफ भी। जल्दी लोग नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ लेकिन कि इस प्रश्न का उत्तर आप दे दो मेरे को, बड़ी खुशी होगी मुझे। हुँ, दिल मेरा बाग-बाग हो जाएगा, अगर आप उत्तर देते हैं तो। नियमित, नियमित मतलब रेगुलर। रेगुलर मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएँ, सभी कोण बराबर हों, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग, ये सब रेगुलर फिगर होते हैं, रेगुलर बहुभुज होते हैं। एक अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब होता है 8 भुजाएँ। अष्टभुज का मतलब 8 भुजाएँ अर्थात n बराबर 8 हो गया। एक द्वादश भुज, लिखा है द्वादश भुज मतलब 12 भुजाएँ। 12 भुजाएँ अर्थात यहाँ n1 था तो n2 बराबर 12 हो गया। कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन के अगर हमें भुजाएं पता हो तो उनके बहिष्कोण निकाले जा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाले जा सकते हैं, x1 डिग्री और x2 डिग्री। ठीक है, बहिष्कोण निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 360 बटा 8, इसको लिखना पड़ेगा 360 बटा 12। समझते जाइएगा जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कभी भी अगर भुजाएं हमको पता है तो हम बहिष्कोण निकाल सकते हैं। 8 से डिवाइड करिए, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री, 12 तिया 36, 30 डिग्री। बहिष्कोण निकल गए। हमसे पूछा उनके अंतः आंतरिक कोणों की माप का अनुपात। तो याद रखिएगा किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 होता है। तो बहिष्कोण अगर पता चला है तो अंतः कोण 135 डिग्री होगा, अंतः कोण 150 डिग्री होगा। 15 9 135 होता है, 15 10 150 होता है, 9 अनुपात 10 है, राइट सोल्यूशन है। आप में से सबने देखिए लगभग लगभग उत्तर बता दिया। n माइनस टू 180 डिवाइड बाई भी कर सकते थे, बहुत बढ़िया, ये भी सही था। यहां पर जो मैंने बताया आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस प्रक्रिया को समझा आपने। डी ऑप्शन जैसे हमने बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, 360 बटा 8, 360 बटे 12, 35 45 और 30, 135 150 कितना आ गया, 9 और 10। करेक्ट। 22वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, 9 10 का रेशियो है। मेरी उम्मीद जो थी उसके हिसाब से आपने उत्तर दिया है और अच्छा किया है आप लोगों ने। बस एक गुजारिश है कि आप सभी लोग देखिए, कोई सेशन अच्छा तब होता है जब आप उस पे एक्टिव हो, आप उस पे रिस्पॉन्स करें। तो आपकी जिम्मेदारी होती है। इधर-उधर के मोटिवेशन नहीं, वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ज़रूर निभाइए। बाकी सब प्यार करना, ये सब बातें छोड़ दीजिए। तो वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, लोगों तक पहुँचाया करिए, जिससे कि हम भी थोड़ा-सा एनर्जेटिक रहे, हमें भी वैल्यू मिले। हाँ, बाकी मैं 28 नंबर पे पहुँच रहा हूँ, 28 नंबर पे। क्लियर? आइए, त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, क्या लिखा है पढ़िए। कोई त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी बड़ी है एबी से, दिख रही है जो फिगर बनाया है। तो नियम याद कर लीजिए, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। पॉइंट कर लीजिएगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये लाइनें समझ में आ रही होंगी। इस हिसाब से अगर AC बड़ा था तो उसके अलोंग B को बड़ा होना चाहिए किससे, कोण C से। कोण B को बड़ा होना चाहिए कोण C से। कंफ्यूज तो नहीं आप लोग? पहला ऑप्शन लगा रहे हैं ना? यस, पहला ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया। 28वें का करेक्ट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, जो कि दिया है कोण B ग्रेटर देन कोण C। इस प्रश्न को देखिए। देखिए, अब इस प्रश्न में भी थोड़ा-सा घुमाव दिया गया है, लेकिन प्रश्न है बहुत आसान। कहा है कि चावल का मूल्य रुपए 25 से रुपए 30 हो जाता है। रुपए 25 से रुपए क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। तो एक सेंस बना कि चावल के मूल्य में वृद्धि हो गई। आप थोड़ा बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हाँ, सत्यम बिल्कुल सही है। 5 पचे 25, 5 छंग 30 अर्थात 5 से 6 मतलब 1 गुणे 100 बटा 5 मतलब 20% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में लिखा तो उसने नहीं था, लेकिन 20% की वृद्धि हो गई। तो अक्सर दाम जो होते हैं ऐसे बढ़ जाते हैं।
चावल के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे हम चावल खाते हैं, खूब है तो हम खाएँगे भी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, खर्च को समान हमें रखना है, हमें अपनी खपत को अर्थात चावल का उपयोग कम करना है, कितने प्रतिशत मैं घटा दूँ? तो अगर वृद्धि है, तो आपको कमी फाइन करनी होगी, 20% की वृद्धि हुई है, तो कमी कितनी होगी देखिए कैसे निकलेगा। 20% 1/5 होता है, इसका अंश ले जाइए, गुणे 100 करिए, बटा क्योंकि ये वृद्धि है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 कर दीजिए। 2 तिया 6 होता है 50, 50/3 हो गया बताइए कितना? 16 सही 2/3% अर्थात उसे अपनी खपत को 16 सही 2/3% घटा देना चाहिए जिससे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च एज़ इट इज़ बना रहे। तो इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन 29 का कितना हो गया? ए ऑप्शन 16 सही 2/3% करेक्ट हल। करेक्ट हल है, यस। 29 के बाद कहाँ पहुँच रहा हूँ? 30 पर। 30 देखो अच्छा प्रश्न है और अच्छे प्रश्न को आप ध्यान से देखिए 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 का मासा निकालो या एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए, हमें मासा करना हो मतलब अगर दशमलव संख्याओं का मासा करना है, दशमलव संख्याओं का मासा अगर करना है, तो आप पहले तो दशमलव हटा दिया करिए, दशमलव हटा दिया करिए। दशमलव हटा के सामान्य संख्या बना दिया करिए। सामान्य संख्या बना करके उसका मासा निकाला करिए मतलब वह संख्या ढूंढिए जो प्रत्येक को डिवाइड कर सके। तो मैंने सबसे छोटी संख्या से प्रयास किया 32 से, बट 32 सबको ना कर पा रही लेकिन 16 सबको कर देगी। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हमारा मासा अगर इंटीजर में होता तो 16 होता। बट दशमलव लगाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है मासा के दृष्टिकोण से। जिस संख्या में सर्वाधिक अंक पे दशमलव लगा रहता है, उसी का चुनाव करते हैं। तो मैंने देखा सर्वाधिक मतलब 2 अंकों पर, तो हम यहाँ पर भी 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, तो 0.16 सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा। मासा, मासा आपके सिलेबस में है और मासा का सिलेबस एलसीएम कहाँ पे दिया है? बीजगणित में दिया है। तो इस तरह के प्रश्न डेट से और मान लीजिएगा, क्योंकि मासा कहाँ पे दिया है? बीजगणित में दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पूरा जो फोकस रहेगा परीक्षा में प्रश्न बनाने का, ऐसे प्रश्नों को बनाने का रहेगा, इन पर और विविधता देकर बनाने का रहेगा। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, जो बीजगणितीय सूत्र होंगे, खूब तैयार कर डालिए, सारी सारणी बना डालिए सभी सूत्रों की और उन सूत्रों के लासा-मासा पर फोकस जरूर करिएगा, ठीक है? जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे a वर्ग माइनस बी वर्ग, जैसे क्या है a माइनस बी। अब मुझे अगर इनका क्या निकालना है? लासा, एलसीएम। कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड किया a माइनस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। इसका देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ओके? इसका मतलब a माइनस बी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कोशिश होती है लासा में, सबको लेने की होती है और मैक्सिमम टाइम्स लेने की होती है। मैं देख रहा था a माइनस बी है, a प्लस बी है और a वर्ग प्लस बस रिपीट नहीं करना होता है, ए बी है। ये देखिए, मैंने को उठा लिया। अब इनमें से कौन मेरे को रिलेट करेगा? ये तो करेगा नहीं। अगर आप इन दोनों को मिला दें, तो यह a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा और साथ में क्या है? a प्लस बी है। तो ये तो आपको बी ऑप्शन सही उत्तर दे रहा है। बी ऑप्शन सही उत्तर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं आपको बताऊं। ऐसे भी लिखा, अगर इनको मिला देते ए वर्ग माइनस बी वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी हो जाता। मतलब ऑप्शन ओरिएंटेड प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन ओरिएंटेड कैसे बन गया? ए माइनस बी और ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी, क्योंकि ऑप्शन में देखा तो ए, इसका मेरे को सेंस समझ में आ गया। भाई ए तो ए माइनस बी और ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी है, तो मैंने इसको सेट किया, ए प्लस बी को उठा लिया, तो बी ऑप्शन को ले सकता हूं। अगर कहीं ए ऑप्शन होता, बाकी ना होते, तो हम इसको भी सही मान लेते, ये भी गलत नहीं था। बट ये कहीं है नहीं, तो हम लोग बाकी को छोड़ दे रहे हैं और इसको हम अपना, इस बी ऑप्शन को अपना उत्तर बना ले रहे हैं। 31वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तैयार हो गए सभी लोग? समझ में आया कि नहीं सभी को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए प्लस बी इस प्रश्न के लिए। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपको अलजेब्रिक जो लासा-मासा होंगे, उस पर खूब ध्यान देना होगा। अर्थात इस तरह के प्रश्नों पर दिमाग जरूर लगाइएगा, जिससे कि ये गलत ना होने पाए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अच्छा प्रश्न है, जैसे शेषफल का प्रश्न पूछा तो जाता है, लेकिन बहुत सामान्य नहीं। अब जो पूछा जा रहा है उसको समझिए। मेरे पास एक बहुपद है, जो कि 6 घात का है, 4x की पावर 6, 5x क्यूब माइनस 3। इसको हम विभाजित कर रहे हैं x क्यूब माइनस 2 से। तो कह रहा कितना शेषफल आएगा? जाहिर सी बात है, यह इसका एक प्रॉपर गुणनखंड अर्थात संपूर्ण एक प्रॉपर गुणनखंड नहीं है। अगर नहीं है, तो स्पष्ट है
कि इसका जो मान है जो कि होगा क्यूब रूट 2, इसको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। तो मैंने उठा के रखा आप भी रखिए। उत्तर बताइए कितने लोग बता रहे हैं सभी लोग? ठीक है। 4 क्यूब रूट 2 की पावर 6 माइनस 5 क्यूब रूट 2 की पावर 3 माइनस 3। कौन कौन बता रहा है उत्तर बता दीजिए जल्दी से, किसी का अगर आ रहा है तो। आया ए ऑप्शन? हाँ, प्रश्न तो 50 है और 50 पूरे होंगे। 4, ये देखिए, अब जैसे कभी इस तरह से लिखा है जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना आप लोग? यहां भी लिख दीजिए 2 की पावर 1/3 और ऑलरेडी लगा है 6। ये देखिए माइनस 5, इसको भी लिखिए 2 की पावर 1/3 ऑलरेडी लगा है 3 माइनस 3। देखो 3 दूना 6, मतलब 4 गुणे 2 की पावर 2 है, माइनस 5 गुणे 2 है, माइनस 3 है। ये होगा 16, ये होगा 10, ये होगा 3। तो 16 से भैया 13 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। राइट सॉल्यूशन 3 होगा। क्यों 20 लिख दिया था? यस, कहीं तो गलती होती। हाँ, इस प्रश्न पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यस, सही है। हाँ, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। एक मूल x बराबर 1/11 है और दूसरा x ही है, x बराबर -1/9 है। आपको कभी जैसे कहा जाए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल, ध्यान सुनिएगा, x बराबर अल्फा और बीटा है, तो आपसे कभी समीकरण पूछा जाता है, तो हम लोग समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनाते हैं। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर यदि अल्फा है, x बराबर यदि बीटा है, तो यहां से x माइनस अल्फा बन जाए, यहां से x माइनस बीटा बन जाए और परस्पर दोनों को गुणा कर दीजिए, तब भी वह समीकरण बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगा रहा था क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा तो सारी प्रक्रिया वैसे ही बन रही थी। जो मैंने पॉइंट किया इसको नोट कर लीजिएगा। दो मूल दिए हैं, तो यहां से x माइनस 11 हो जाए, 1/11 हो जाए, यहां पे x प्लस 1/9 हो जाए। दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 9x प्लस 1, नीचे उसके 11 उसके नीचे 9, खत्म होकर के सी ऑप्शन आपको उत्तर दे देंगे। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है, क्योंकि रहेगा आप में से कोई कहेगा सर कहां चला गया? इसके नीचे अगर मान लो जैसे अब इसको हल करोगे तो 11x माइनस 1, देखो क्या हो जाएगा? 11x माइनस 1/11। इसी तरह से इसके नीचे भी 9x प्लस 1 बटा, तो कहोगे सर 99 जाके उधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना दिया है, लेकिन जीरो से जाके मल्टीप्लाइड होकर उसको जीरो बना दिया। इसलिए हम लोग सी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया था, इसको लुटते चला करिए। जब भी कोई थॉट, कोई फीलिंग बताई जाए, कोई बात बताई जाए, उसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लिया करिए। ये सब बहुत जरूरत देगी आगे। 34 नंबर, इसको तो सभी लोग कर लेंगे और करके दिखाइए हमें। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 8 है। तो हमसे पूछा 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 3। एक और काम करने को दिया, 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 3 का मान क्या होगा? अर्थात हमें सबसे पहले जरूरत है x की, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। 2x कॉमन कर लूं, 2 की पावर x, तो 1 माइनस 1/2 होगा, बराबर 8 होगा। तो 2 की पावर x, ये 1/2 ही बच जाएगा, बराबर 8 होगा। तो चाहे आप ऐसे लिख दे, इसको उधर कर दे, मतलब 2 की पावर x बराबर 8 दूना 16, जो कि 2 की पावर 4 होगा, तो x बराबर 4 होगा। x बराबर क्या हुआ? 4 होगा। राइट सोल्यूशन है। इनको लेके चलिए। हाँ, अब x बराबर 4 है तो लिखिए 2 4 की पावर 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3। आइए देखा जाए, 4 चौके 16 दूना, 4 चौके 16 दूना 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3, तो 32 16 48 3 51। क्या मैं सही हूं? हाँ, मैं सही हूं, आप भी सही होंगे अगर आपने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। 51 राइट सोल्यूशन बताया है, डी ऑप्शन है, 51 राइट सोल्यूशन है। 34 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो किसी को बता दें, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो भी बता दें। मुझे आशा है कि आपने समझ लिया होगा। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बता दिया करिए। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है, आशा करता हूं ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में। मैं कोशिश यही किया हूं, सोचा हूं यहां पर इस प्रश्न को लेकर के कि ऐसा पूछ सकता है, इसलिए यहां पर रख दिया गया। कहां चला गया? ये है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है इसलिए यहां पर रख दिया गया है। क्या है प्रश्न? पूरी बात समझिए। 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 170 परिवारों के ऊपर सर्वे किया गया, जिसमें 115 लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, 110 चाय पीना पसंद करते हैं, 130 दूध पीते हैं। मतलब 3 प्रकार की कंडीशन हो गई। ऐसे अब इसमें ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो म्यूचुअल होंगे, जो कॉफी भी पिएंगे,
चाय भी पिएंगे, कॉफी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे और दूध भी पिएंगे। कॉफी को सी से, चाय को टी से और दूध को यम से डिनोट किया गया। 115 कॉफी पीते हैं, ठीक। 110 चाय पीते हैं, ओके। और 130 भैया दूध पीते हैं। चलिए, अब इसको और समझिए। इसमें हमसे बोला कि 85 कॉफी और दूध पीते हैं, 75 चाय और कॉफी पीते हैं, 95 चाय और दूध पीते हैं, 70 तीनों पीते हैं। तो सबसे पहले इनको बुलाइए, 70 को। 70 कह रहे हैं हम तीनों पीते हैं, मतलब हम चाय भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग अच्छे लोग होते हैं। जरूरत पड़े हमारी कोई ऐसी खास वो नहीं रहता है डिमांड, जैसे हम कहीं जाए, अरे हम कॉफी पीते हैं हम चाय नहीं, नहीं। हम सब पीते हैं, चाहे आप चाय दे दो चाहे कॉफी दे दो, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। 70, हाँ। फिर आगे पढ़िए, देखिए 85 कॉफी और दूध पीते हैं। कॉफी और दूध की बात करें, अगर ये 85 है, कॉफी दूध है, 85 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक। 17 ये 85 हो गया। 75 कॉफी और चाय पीते हैं तो 75 तो मतलब ये 5 हो जाएगा। 70 5 75 हो जाएगा, देखो ऐसे ही। फिर 95 70, ये देखो अगला क्या है, 95 चाय और दूध पीते हैं तो 95 होगा तो 25 हो जाएगा। अगर हमें वो पता करना हो कि केवल चाय पीने वाले, तो 85 5 90, 85 देखो 70 15 85 5 90, 90 से निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 90 90 25, ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर 110 है यहाँ पर कौन, ये लोग, तो 95 500 तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 130 था ये, तो 85 40 70 110 हो गया, ये 20 हो जाएगा। आपसे इस प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न ने पूछा है पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं। कॉफी और दूध का उपयोग करने वालों के पास मैं गया, लेकिन चाय नहीं करते हैं, तो चाय का उपयोग हटा दीजिए। तो ये जो रीजन है, ये ऐसे लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन चाय नहीं पीते हैं। इनकी संख्या है इस क्वेश्चन में 15, इस क्वेश्चन में 15, जो जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक नहीं बता सकते हैं। कितने लोग को समझ में आ गया ये प्रश्न? क्लियर बताइए। यस, यस। विवेक राय क्या कह रहे, रॉन्ग है, डेटा रिटेन नहीं, सही है। देखो, जो प्रश्न है उसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 15 है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन चाय नहीं पीते हैं। तो ये आपने 15। अगर हमसे पूछता केवल कॉफी 25, केवल दूध 20, केवल चाय 10, बाकी से मतलब बहुत नहीं है, हमारा फोकस इस पर था और ये निकाल दिया हमने। राइट सोल्यूशन है। यस, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखेंगे तो क्यों नहीं आएगा। ये हो गया 35। आइए, एक अच्छा प्रश्न है मीडियन का, देखिए माध्यिका का शायद ऐसा प्रश्न आपने अभी तक नहीं किया हो। कहा है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों, मतलब दो प्रश्न बन गया इसमें, ठीक। धनात्मक सभी गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करो। 48 एक संख्या है, उसके सभी गुणनखंड। किसी भी संख्या के दो गुणनखंड फिक्स होते हैं, एक तो वह और एक तो एक। तो पहला गुणनखंड एक, अंतिम गुणनखंड वह संख्या। 2 से अगर डिवाइड करूं तो 24। मैं देखिए आरोही में भी लिख रहा हूं तुरंत। 3 से डिवाइड करिए 16, 4 से डिवाइड करिए 12, 6 से डिवाइड करिए 8। मेरे ख्याल से सारे गुणनखंड फिक्स हो गए। और सबसे अच्छी बात है कि सभी किसमें हैं, बढ़ते क्रम में। जो माध्यिका का सेंस होता है उस हिसाब से है। भाई 48 था, 48 के सभी गुणनखंड भी आ गए। कितने गुणनखंड हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गुणनखंड भी आ गए। माध्यिका निकालनी है तो मैं लिखूंगा 10, क्योंकि सम है तो 10/2 करेंगे पांचवी वैल्यू और छठी वैल्यू, दोनों को डिवाइड करके बटा 2 कर दीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड करिए तो पांचवी वैल्यू और छठी वैल्यू 6 8 14 बटा 2 करिए, 7 आएगा। क्या आंसर आएगा, 7। तो अगर हमने 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड किए तो उन गुणनखंडों की माध्यिका इस प्रश्न का 7 राइट सोल्यूशन है। यस, 7 राइट सोल्यूशन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 36वें नंबर को आपने कंप्लीट किया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। अगर आपने समझा है तो आप समझ गए होंगे। आइए, एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट, इसमें 3 ही हैं, बड़े आसान टाइप के हैं। आप करिए तो अच्छे से मन लग जाएगा, थोड़ा-सा दिमाग घूम जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, बढ़िया है। थोड़ा-सा पढ़ लिया जाए इसको भी, 2-3 प्रश्न है, मन लगा के देख लेते हैं। निम्न पाई चार्ट और तालिका नहीं है इसमें, केवल पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चार्ट 2016 में 6 गाँव हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ हैं, की जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण दर्शाता है। आइए देखा जाए क्या-क्या बताता है इनके बारे में। ये है, यदि गांव डी की जनसंख्या 12,408 है,
गांव डी की जनसंख्या, डी कहां पर है 20%। आपको पता है कि अक्सर पाई चार्ट में जो सेक्टर बनते हैं वो डिग्री पर बेस्ड हो जाते हैं, अगर हम कंप्लीट को 360 डिग्री मानते हैं। फिलहाल यहां प्रतिशत में दिया है, 20% का मान 12,408 है। तो सभी गांव की कुल जनसंख्या 100% होगी। 100% का मान 20 पंचे 100 होता है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 अठे 40, 4 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक के 5 एक 6, 62,040। सी ऑप्शन। सभी गांवों की कुल जनसंख्या 62,640। उत्तर देते जाइए फटाफट, बिल्कुल भी इंतजार ना करके अपना उत्तर स्वयं देते चले। इधर उधर टीपिए मत। टीपना ऐसे नहीं होता, अगल बगल वाला काम नहीं। अपना उत्तर स्वयं दें, सभी लोग खुद से हल करें और बताते जाएं। अगला प्रश्न देखिए, कहा है बी और ई के केंद्रीय कोणों में अंतर बताओ। बी और ई कहां पे है भाई? बी है 10% और ई 15%। तो प्रतिशत में अंतर 5 का है, इसका केंद्रीय कोण क्या होगा? सोचिए। आपने पढ़ा है 360 डिग्री जो होता है, या हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि प्रतिशत में है, तो 100% जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो भैया 5% क्या होगा? 5 बिसहम में 100 होता है, 2 से काट दिया 18 हो जाएगा। 18 डिग्री होगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 18 डिग्री करेक्ट आंसर है। थोड़ी देर और अच्छे से करिए, 10-12 प्रश्न है। ऐसे पानी नहीं डाल लीजिए कहीं पर, अगर अगर उबाऊ लग रहा हो, सोने की ललक आ रही हो मन में, है ना? एक वो भी इंटरप्ट ही होता है जीवन का। आ रही हो तो पानी डाल लीजिए, मोबाइल हाथ में लिए रहिए, ऐसे थोड़ा सा पानी डालिए और बैठ जाइए फिर से आराम से। 10 प्रश्न 12 और बचे हैं, आराम से करके तब आगे जाइएगा, सोइए, खाइए पिए। अगला प्रश्न देखो, ए तथा बी की जनसंख्या का, ए तथा बी कहां पर है? ए है 14 10 24, ए है ए प्लस बी। ई तथा एफ, ई तथा एफ 15 10 25, सॉरी 25 15 40 का अनुपात बता दें। ई तथा एफ तो हो गया 24:40, 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 3:5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन। जल्दी से बताते जाइए, 3:5। राइट सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन, करेक्ट आंसर 39वें का डन आंसर हो गया। कबर आगे बढ़ूं, 39 के बाद 40 पर पहुंचा हूं। 40 प्रश्न को देखिए, 40वें नंबर को, और जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर बताइए, मन लगा के उत्तर दीजिए। मनीष ने रुपए 225 प्रति हिसाब, मतलब एक का रेट 225 की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपए प्रति की दर से उन्हें बेच दिया। मतलब 225 रुपए के हिसाब से तो बेचारा खरीदा है प्रति बुक, और 162 रुपए प्रति बुक के अकॉर्डिंग उसने बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर उसकी हानि बता दो। अब इससे आसान नहीं हो सकता। नितिका जी कह रही हैं कि मोबाइल में पानी ना डालें। सब बेकार हो जाएगा। घर वाले कहेंगे मोबाइल नहीं देंगे, अब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। नहीं, हिसाब से करिएगा, मोबाइल साफ-सुथरा रहना चाहिए। अंदर देखिए, हानि पता चलेगा 3 और 12 से 6 6 63 रुपए की हानि हो रही है। एक किताब पे 63 रुपए की हानि हो रही है। 7 किताबों पर कितनी हानि होगी? अब तक का सबसे आसान प्रश्न था। 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 2 44, 441 रुपए की हानि होगी। एक किताब पर एक किताब पर 63 रुपए की हानि है, 7 किताब पर 441 रुपए की हानि है। तो अभी तक के पूरे सेशन का 40वां सबसे अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न था। अच्छा तो नहीं, अच्छा तो है ही है, लेकिन आसान है। हाँ, ऐसे इधर-उधर में बन जाता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। ये चुनाव का प्रश्न बनकर आया है, और चुनाव के प्रश्न की थीम आप दिमाग में रखिए। चुनाव हो रहा है, मान लो आप चुनाव में वोट देने गए। अक्सर होता क्या है, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि यहाँ पर 60% मतदान हुआ है, बड़ी अच्छी वोटिंग हुई, वोट गिर रहे हैं 60%, सारे लोग नहीं वोट देने आते हैं। जितनी भी टोटल उम्मीदवार सॉरी मतदाता होते हैं, अगर हम उनको 100% मान लें, उसमें 16 कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है? हाँ, यस, मोबाइल भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सही बात। देखिए, इसको समझिए आप लोग। मैंने कहा, अगर कुल मतदाताओं की बात करिए, तो मान लो हम कह रहे हैं 100%, लेकिन सब नहीं देते हैं। इस प्रश्न में भी देखिए 16% ने मतदान नहीं किया, 16% ने मत नहीं डाले। ज़ाहिर-सी बात, 84% ने मत डाले होंगे, 84% ने मत डाले होंगे। इसमें भी वोट कुछ अवैध हो जाते हैं, जैसे स्याही पड़ जाती है, इधर-उधर में वोट अवैध हो गए, ये इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए, काउंटिंग यहां से नहीं होगी, 90% से काउंटिंग हुई।
अब ये जो 90% मिला, ये 2 उम्मीदवारों में बाँट दिया गया। एक को मिला है 60%, तो दूसरे को मिलेगा 40%। यही हार-जीत का कारण है और 567 वोट से जीता है, वो अगला हारा है। दोनों में फ़र्क बताइए 20% का। अब इस 20% को लेके यहां पहुंचना है, तो देखिए ध्यान से मैं ऐसे करता हूं। भाई देखो, इतने टोटल मत थे, इसमें 16 नहीं पड़े, 84 पड़े, 84 में 10 खराब थे, 90 सही थे। हर जगह परसेंटेज है तो परसेंटेज का उपयोग हो रहा है। 60 पड़े हैं, 60 अगले को मिला है, 40 अगले को मिला होगा, 20% का अंतर है जो कि 1/5 होता है। एक किस पर डिपेंड करता है, 90 पर, जो 9/10 होता है। एक किस पर डिपेंड करता है, 84 पर, जो कि हो जाएगा 4 21 बार, 4 25 बार, 21/25 हो जाएगा, गुणे टोटल बराबर 576। अब टोटल का मान अगर आपको निकालना है, 21 मेरे ख्याल 27 बार जाएगा, 9 त्रिक 27 है, तो 3 गुणे 5 दहम में 50, या ऐसे कर दीजिए 25 पंचे 125, 1250, 3750 हो जाएगा। टोटल मत कितने हो गए? 3750। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप में से देखिए अक्सर लोगों ने हमें 41वें का राइट सोल्यूशन दे दिया। कितना बता रहे भाई? 3750 टोटल मत थे। देख लिया ना अंतर? अंतर को रिलेट करा दीजिए, ऊपर तक चले जाइए और आंसर आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 3750। 42 नंबर पे पहुंच रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए थोड़ी चर्चा किया जाए, और चर्चा को आप लोग ध्यान से देखिए। इस प्रश्न पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए यहां पर है। सुनिए सब लोग, प्रश्न का सेंस समझिए, लेवल समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए, जो मैं पूछूं बताइएगा। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, ये रियल नंबर है जो कि परिमेय, परिमेय और अपरिमेय में बढ़ जाती है। परिमेय को हम लोग यहां पर पूर्णांक में और भिन्न में बांट देते हैं। भिन्न की बात, पूर्णांक की बात किया जाए तो शून्य होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब इस प्रश्न को पढ़िए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। जाहिर सी बात, नीचे चाहे जो होगी सब वास्तविक होगी, तो पहला सही है। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है? आप बताइए, नहीं है। भाई देखो, जैसे ही नीचे से, मैंने एक स्ट्रक्चर हमेशा क्लास में बनवाया है, नीचे से ऊपर वाला सबको फॉलो करता है, मतलब नीचे वाला सब ऊपर का है। लेकिन अगर आप कहो सभी वास्तविक परिमेय है तो गलत बात है, क्योंकि सभी वास्तविक परिमेय और अपरिमेय से बनता है। हाँ, मैं अगर कहूं सभी परिमेय वास्तविक है तो बिल्कुल मान लीजिएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, चाहे हम चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे शून्य हो, सब वास्तविक होते हैं, भी सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक, बिल्कुल सीधी सी बात है, अभी मैंने चर्चा किया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने देखा कि दूसरे को छोड़कर पहला, तीसरा, चौथा, ये तीन के तीनों सही है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आपने देखा कि अगर सेकंड को छोड़ दिया जाए तो पहला भी, तीसरा भी, चौथा भी, तीन के तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर आपके सामने है। किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताएं। है? एक बार अच्छे से बताओ कि क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बात कि नहीं आई, तब मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया? नहीं आया होगा। हम्म, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए 43 नंबर पर। 43 नंबर पर, 43 नंबर हमारे सामने है। क्या बोला है इसको भी पढ़िए, और क्लियर है, बिल्कुल सही है। हाँ, आइए 43 नंबर को देखा जाए। इसमें बोला है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। सम संख्याएं का मतलब यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, जो दो दो के अंतराल पर होती है। जैसे पहली संख्या मान लो x है, तो अगली x+2 होगी, अगली x+4 होगी, अगली x+6 होगी। मान लो यह एक सम संख्या है, तो सम संख्या में आपको क्या करना है, एक एक दो दो जोड़ना है तो सम ही मिलेगा। इनका जोड़ 156 है। सबको जोड़कर देखिए, सबका जोड़ कितना है, 156 है। तो मेरे पास कुल मिला के 4x है, प्लस 4 2 6 6 12 है, बराबर 156 हो गया। तो 4x बराबर 156 में से 12 निकाल दे, 144 हो गया। और x बराबर 4 तिया 12, 4 6 24, 36 हो गया। तो बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य, बड़ी सम संख्या मतलब ये है, तो 36 प्लस 4, 36 प्लस 6 42 हो गया। 42 का 3 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 हो गया। यही बोला है। तो बड़ी सम संख्या क्या थी बताइए? बड़ी सम संख्या 42 थी। 42 का 3 गुना कर दीजिए, 126 हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर आपके सामने है। 43वां प्रश्न डन हो चुका है। 126 करेक्ट हल है, जो कि आपको दिया है सी ऑप्शन में। आइए 44 पर। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने कूट का ही है। आप इसको पढ़िए और थोड़ा-सा यहाँ पर भी चर्चा हम लोग करें अच्छे से, तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए जिससे। आइए पढ़ते हैं।
सूची 1 और सूची 2, एक सूची 2 है, दूसरी सूची 1 है, कि तुलना करने पर सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची 1 के बारे में बात करते हैं। चक्रीय देखिए चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। आप मुझे बताइए, कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, आप उनको आयत बोलिए, वर्ग बोलिए या बेसिकली उनको समांतर चतुर्भुज बोलिए। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो डी से रिलेट कर रहा है, डी से रिलेट कर रहा है ए। मतलब ए किससे रिलेट किया अगर देखा जाए तो डी से रिलेट किया। तो पहला यहां पर डी होना चाहिए। तो डी में दो ऑप्शन हैं, तो दो तो खत्म कर दीजिए। दूसरा, कोई चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज हमेशा एक आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पहली चीज तो ऐसे है। अब चक्रीय समांतर चतुर्भुज की अगर स्थिति बनेगी तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। पहली जो चक्रीय है किसी वृत्त के अंदर है, वृत्त की सतह पर स्थित है, साथ साथ अगर समांतर होगा तो हमेशा आयत होगा। याद रखिएगा, कभी भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो हमेशा आयत होगा। तो बी हो गया, सी हो गया। मतलब दूसरा वाला सी से रिलेट कर रहा है। दोनों में देखिए सी आ रहा है। कोई समांतर चतुर्भुज जिसके विकट समकोण पर काटते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसके विकट समकोण पर काटते हो क्या होता है आप मुझे बताइए। जिसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, दो शब्द हैं, एक और है समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर काटने का मतलब होता है वह वर्ग होता है। समकोण पर काटने का मतलब क्या होता है? वह वर्ग होता है। मतलब ए से संबंधित हो गया कौन? सी। और तीसरा सबसे अंतिम चौथा लाइन लिखा है कि चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए ऐसे विकर्ण होते हैं समद्विभाजित, मतलब या इसके बराबर या इसके बराबर, वह हमेशा समचतुर्भुज रोम्बस होता है। तो मतलब ए बी सी डी, सॉरी, ए आपके सामने अगर देखिए ऐसे बनेगा डी सी और अगला क्या है? ए और फिर बी। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन हो जाएगा डीसीएबी। डीसीएबी करेक्ट हल है। डी मतलब पहला डी से संबंधित हो गया, दूसरा सी से संबंधित हो गया, तीसरा वर्ग है तो ए से संबंधित हो गया, चौथा समचतुर्भुज है तो बी से संबंधित हो गया। यह ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। एक अच्छा प्रश्न है। आप में से अगर इसको समझे हैं लोग तो जाहिर सी बात इस पर चर्चा किए होंगे, समझे होंगे। चतुर्भुज की सभी बातें क्लास में भी बताई गई हैं और इसको आप लोग समझ भी गए होंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी चतुर्भुज से संबंधित थीम था मैंने यहाँ पर बताया। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हुआ होगा। यस, समझ में आया? हाँ, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 44 नंबर आपका डन हो चुका है। 45 पर आ जाइए। ये तो वर्बल है, तेजी से कमेंट में आना चाहिए भूचाल और बताइए फटाफट क्या है। माध्य क्या है? माध्य मापक क्या होता है? विचलन का, सहसंबंध का, केंद्रीय मान का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। क्या होता है बताइए? माध्य है, ठीक है? माध्य है तो चाहे माध्यिका है, चाहे बहुलक है, केंद्रीय मान होता है। क्या होता है? सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, केंद्रीय मान होता है। इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन 45वें का माध्य मापक है। करेक्ट हल, करेक्ट उत्तर, सही आंसर आपके सामने है। ये हो गया 45। इसको छोड़ दिया, इस पर समय ना लगाइए। यहां पर आ जाइए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी शहर में कुल आबादी का 20% पुरुष विवाहित और 25% महिलाएं अविवाहित हैं। यह मानकर कोई महिला, मतलब कोई आबादी है, कोई आबादी को हम लोग टोटल चाहे जितनी मान लें, मान लो हमने कहा कि 200 की आबादी है और 200 में 100 मान लो पुरुष हैं, 100 महिलाएं हैं, लेकिन इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब कौन क्या है। अब जैसे इसको पढ़िए, इसने कहा कि 20% पुरुष क्या है? विवाहित है। 20% पुरुष विवाहित है, मतलब 20 विवाहित हैं। इसको अगर मेल मान दीजिए, इसको फीमेल। हम संख्या बराबर रखने का मेरा कोई थीम नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी संख्या को बराबर रख सकते हैं। 200 की आबादी अगर हमने ले लिया, हमने कहा चलो 100 पुरुष ले लेते हैं, 100 महिला ले लेते हैं। 20% पुरुष विवाहित हैं, 25% महिलाएं अविवाहित हैं। 25% महिलाएं क्या हैं? अविवाहित हैं। इसका मतलब देखिए 80 यहां पर क्या होंगे? विवाहित होंगे और यहां पर 75 क्या होंगे? विवाहित होंगे, सॉरी ए अविवाहित होंगे। पढ़िए लाइन को। 20% पुरुष विवाहित हैं, मतलब 20 विवाहित हैं। इसको देख करके बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, विवाह की बात आ गई, लेखपाल बन जाएं, विवाह हो जाए, जीवन सेट हो जाए। ये विवाह को लेके बड़ी बातें होती थी, मतलब एक मन में अलग फीलिंग होती है। 100 मान लो पुरुष थे, 100 महिलाएं थी। इसमें कहा कि 20% पुरुष विवाहित थे, मतलब 20 पुरुष विवाहित थे, 80 अविवाहित थे,
25 महिलाएं अविवाहित थी और 75 विवाहित थी। महिलाओं की संख्या ज्यादा विवाहित थी। अब इसमें कहा गया मान के चलिए कि महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं करी। हमारे यहाँ संबंध ऐसे नहीं होता है कि एक आदमी 4 शादी नहीं, एक महिला 4 शादी नहीं, ये सब यहाँ इंडिया में कानून होता है। यह मानकर कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं करती और ना ही पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह करते हैं। तो बताइए उस शहर में कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है? यहाँ से 20 निकाल लें और यहाँ से 75 निकाल दें, गुणे 100 कर दें, बटा 100 200 कर दें। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95/2 होगा, जो इनमें से है नहीं कहीं ऑप्शन में, यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इनमें से नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी संख्या मानकर चलते तो इस आंसर नहीं बन रहा था। डी को मान के चलिएगा, करेक्ट आंसर आपके सामने है। आप कोई संख्या को मान के चल रहे हैं तो सीधी सी बात उत्तर यहाँ पे डी आएगा, नहीं आंसर है। यस, करेक्ट आंसर डी है। आइए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर, 46 के बाद 47 पर पहुंचा जाए। एक और अच्छा प्रश्न है, इसको मन लगा के समझिए सब लोग। 6 व्यक्ति खाना खाने गए एक होटल में। 6 व्यक्ति कहां गए? एक होटल में खाना खाने गए। आप समझिए, उनमें से 5 व्यक्ति, देखो कुल 6 आदमी थे, 1 2 3 4 5 6, भाई 6 लोग थे, गए होटल में खाना खाने। 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर, इसमें से 5 आदमी ऐसे थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किया, अर्थात 160 रुपए खर्च कर दिए। ध्यान सुनते जाइएगा। 6 व्यक्तियों में 5 व्यक्तियों ने, प्रति व्यक्तियों ने अपने अपने खाने पर 32 रुपए के हिसाब से खर्च किया, अर्थात 160 रुपए खर्च किया। जबकि जो छठा व्यक्ति है ज्यादा होशियार है, और होशियार मतलब अमीर है, ज्यादा खाता है, महंगा खाता है। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत, मान लो सभी व्यक्तियों ने यक्स के औसत से व्यय किया था, से 80 रुपए ज्यादा व्यय किया है। मतलब अगर मैं कह दूं इन 6 व्यक्तियों का औसत व्यय अगर सपोज करिए यक्स है, तो टोटल व्यय क्या होगा बताइए? 6x होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए हमने कहा 6 का औसत व्यय x है, तो टोटल व्यय क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 5 व्यक्तियों ने 32 के हिसाब से 5 लोगों ने 160 रुपए खर्च किए थे, प्लस छठे आदमी ने अपने औसत से 80 रुपए ज्यादा किया था, जितना औसत था उससे 80 ज्यादा किया था, बराबर कुल खर्च 6x आया। तो मैं उसको उधर कर दूं, 5x बराबर 240 हो जाएगा, x बराबर 5 चौके 20, 5 अठे 40 हो गए 48। 48 आया औसत। इसने पूछा सभी व्यक्तियों ने मिलाकर कुल कितने रुपए खर्च किए। अगर सभी का औसत 48 है, व्यक्ति हैं 6, 48 गुणे 6 कर दीजिए, 6 अठे 48, 6 चौके 24, 24 4 28, सही है, 288 रुपए। टोटल मिला दिया जाए तो सभी आदमी ने मिलकर के 288 रुपए खर्च किया। आप इधर उधर नहीं, उत्तर दीजिए, ठीक है। राइट सोल्यूशन बताइए कितना आंसर आ रहा है? 288 रुपए, सी ऑप्शन करेक्ट हल है, जो कि 47 का है। 288, मैंने कहा 6 व्यक्ति थे, ध्यान से सुनिएगा। हर 5 व्यक्ति ने 32 गुणे 5 के हिसाब से 160 खर्च किया। छठे व्यक्ति ने जितना सबका औसत था उससे भी 80 रुपए ज्यादा खर्च किया। औसत मान लो अगर x था तो टोटल 6x था, जोड़ दिया 6x हो गया, औसत 48 आया, 48 गुणे 6 कर दिए, टोटल खर्च कितना हो गया? कितना हो गया? इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो गया, करेक्ट हल हो गया। आगे बढ़ा जाए, 47 के बाद किस पर पहुंच रहा हूं मैं? 48 पर। यस, हम्म हम्म आगे बढ़ा जाए। ये देखिए हमारे पास पहुंच गए हम लोग 48 पर। 243 की पावर n बटा 5 गुणे 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 9 की पावर n गुणे 3 की पावर n माइनस 1। प्लीज उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। किसी के बारे में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखिए, इधर उधर की टिप्पणियां मत करिए, ज्यादा चर्चा मत करिए। प्रश्न आता है तो उत्तर दीजिए, इतना ही करिए। और पेन कॉपी चलाइए, कमेंट पर फोकस तब करिए जब आपको प्रश्न आ रहा है, इधर उधर से चर्चाएं नहीं। हाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? 3 की पावर 5 गुणे n बटा 5 है, सही है, गुणे 3 की पावर 2n प्लस 1 है, डिवाइड बाई 3 की पावर यह कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, गुणे 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 5 5 से कटा, यहां पर कितना हो गया? 3 की पावर n गुणे 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2n प्लस n 3n होता है माइनस 1। बेसिस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, 3 की पावर 3n प्लस 1, 3 की पावर 3n माइनस 1। बेसिस सेम होते हैं तो पावर घट जाते हैं ऊपर जाके, तो 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1
दोनों खत्म, 3 की पावर 2, क्या उत्तर 9 है? बताइए, क्या उत्तर 9 है? सही है, 9 तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर 9 है। अभी अच्छा लगा। 48वें प्रश्न का उत्तर 9 है। राइट सॉल्यूशन 9 है। करेक्ट हल आप लोग नोट करिए और अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर जो कि है 49। फिर एक त्रिभुज है। अच्छे से करिए। एक त्रिभुज एबीसी के दो कोणों बी और सी के आंतरिक द्विभाजकों के बीच का कोण 125 डिग्री है। एक त्रिभुज भैया ऐसे है, मान लो एबीसी, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए, उनकी भुजाओं के बारे में, उनके कोणों के बारे में। मैंने कहा त्रिभुज एबीसी है, दो कोण बी और सी हैं। आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजकों के बीच का कोण 125 डिग्री है। एक त्रिभुज एबीसी था जिसके दो कोणों बी और सी के आंतरिक द्विभाजकों, मतलब इन कोणों के योगों का आधा यह होगा और यह होगा। कंफर्म? यह होगा और यह होगा, अर्थात अगर हम इसको भी एक त्रिभुज बना दें, ओबीसी को एक त्रिभुज बना दें, तो इन कोणों का योग कितना होगा बताइए? 180 माइनस 25 मतलब 55 होगा। क्या होगा? 55। अर्थात बी और सी का जोड़ क्या होगा? कोण बी प्लस कोण सी बराबर 110 डिग्री होगा। मतलब इसका और इसका जोड़ 110 होगा। अगर इन दोनों का जोड़ 110 है, इसका मान 70 होना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। 70 डिग्री, डी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन करिए। 49 नंबर करेक्ट हल। 49 नंबर 70 डिग्री आपने डन किया। आइए आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पर, जो कि 50वां है, फाइनल करते हैं। सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। जाइए घर पे खाना पीना खाइए, अगर खा के बैठे हैं तो सोइए और रिवाइज एक बार कर लेना सब लोग। एक वस्तु के मूल्य में पहले p% की वृद्धि, फिर बढ़े हुए मूल्य को p% कम कर देते हैं, मतलब p% बढ़ाते हैं, p% घटाते हैं सतत रूप से। इसके मूल्य इसका मूल्य 1 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आप सभी को बताना है। जो बता सके प्लीज बताएं। जनरली ऐसे होता है कि मान लो किसी वस्तु का मूल्य ए था, p% की वृद्धि तो 1 प्लस पी बाई 100, p% की कमी 1 माइनस पी बाई 100 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ए का मान निकालना था। कंफर्म है? आपको पता होगा। उत्तर बता दीजिए जल्दी से, क्यों वेट करा रहे हैं? ए गुड़े अगर यहां से करेंगे तो 100 प्लस पी बटा 100 गुड़े 100 माइनस पी बटा 100 बराबर अगर 1 है, तो ए का मान 100 गुड़े 100 बटा 100 माइनस पी 100 प्लस पी। जाहिर सी बात है यह 10,000 हो जाएगा। नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी 10,000, क्योंकि ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो 10,000 माइनस पी वर्ग हो जाएगा, जो कि यहीं बगल में ही है। डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। 10,000 बटा 10,000 माइनस पी वर्ग, दिस इज द राइट सोल्यूशन। और इस 50वें प्रश्न का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आज के सेशन का 50 प्रश्न समाप्त। एक जानकारी